Hello, good morning guys. We'll start now. तो आई एम अज्यूमिंग लोग आज एडमिशन ऑफ पार्टनर और रिटायरमेंट डेथ का रिवीजन करके आए हैं. जैसा कि मैंने कहा था, ये उतने बड़े टॉपिक्स हैं कि ऐसे क्लास में हम फुल रिवीजन ऑफ कॉन्सेप्ट्स नहीं कर पाएंगे. व्हाट वी विल हैव टू डू इज क्विकली गो थ्रू एंड जस्ट ट्राई टू कवर वट एवर वी कैन. एंड वैसे भी ये उन टॉपिक्स में से नहीं है जो बच्चों को कॉन्सेप्ट या लर्निंग पर्सपेक्टिव से चैलेंजिंग लगे. इनमें आपको वास्ट हैं, मतलब बड़े टॉपिक्स हैं एज कंपेयर टू जैसे रेक्टिफिकेशन या बीआरएस. दीज आर नॉट एज स्मॉल टॉपिक्स, बट आई डोंट बिलीव इसमें प्रॉब्लम हमें कॉन्सेप्ट का है कि यार इतना कॉम्प्लिकेटेड है तो समझने में डिफिकल्टी हो रही है. इट्स जस्ट कि वेराइटीज हैं बहुत सारी, देखते जाओ करते जाओ, तो वो थोड़ा सा है. अगर एक शॉर्ट में कुछ डिस्कस करना चाहूँ तो एडमिशन ऑफ पार्टनर की जो थियरी है उसमें सबसे पहले कॉन्सेप्ट जो हमने स्टडी किया था वो क्या चीज का था? रीवैल्यूएशन. हाँ या ना गाइस? रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज बेसिकली क्या होता है? जब भी हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कर रहे हैं, मतलब या तो नए पार्टनर को लेके आ रहे हैं या पुराना छोड़ के जा रहा है या किसी का डेथ हो रहा है, इन ऑल दीज केसेस देयर विल बी अ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. तो हम क्या बोलते हैं, कोई नया पार्टनर आ रहा है उसको उससे पहले क्या बोलेंगे? अरे भाई तू आ रहा है, उससे पहले हम असेट्स को तो रीवैल्यू करें. कुछ असेट्स हमने बहुत साल पहले खरीदे थे, उनकी वैल्यू बढ़ गई है, देखो वही रेट पे थोड़ी ना दे देंगे. तो सिंपल है, हम क्या बनाते हैं? एक रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं जिसको हम पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं. अगर हमें असेट्स बढ़ाने हैं तो हमारे लिए प्रॉफिट है या लॉस है? प्रॉफिट है. असेट्स बढ़ाने हैं तो वो प्रॉफिट है, तो हम क्या करेंगे? असेट्स को बढ़ाने के लिए डेबिट करेंगे, रीवैल्यूएशन में क्रेडिट करेंगे. तो असेट्स बढ़ाने वाला यहाँ पे आएगा. असेट्स कम करना रहा तो लॉस है, रीवैल्यूएशन में डेबिट टू असेट्स. सिमिलरली लायबिलिटीज कम होएगी तो गेन है, लायबिलिटी टू रीवैल्यूएशन, और लायबिलिटी बढ़ेगी तो लॉस है, रीवैल्यूएशन टू लायबिलिटी. इस तरीके से आप अकाउंट बनाएंगे. हाँ या ना? सारी एंट्रीज डाल देंगे, बैलेंसिंग फिगर आपको मिलेगा प्रॉफिट या तो लॉस. ये साइड आया तो क्या है? प्रॉफिट. क्रेडिट इज मोर देन डेबिट. ये साइड आया तो क्या है? लॉस. चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस, कौन से रेशियो में बटेगा? ओल्ड रेशियो में. इट बिलोंग्स टू दी ओल्ड पार्टनर्स. हाँ या ना? चलें आगे. नेक्स्ट हमने गाइस क्या डिस्कस किया था कि जब भी एडमिशन, रिटायरमेंट या डेथ रहता है तो हम पास्ट के रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. बैलेंस शीट में जो भी रिजर्व्स दिए हैं, जैसे जनरल रिजर्व, जो भी फ्री रिजर्व्स हैं, उनमें कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस. जनरल रिजर्व हो गया या रिजर्व फंड हो गया. क्रेडिट बैलेंस की चीजों को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे? डेबिट टू कहां जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. हाँ या ना? जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड अकाउंट, डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. और ऐसे ही अगर कोई अक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं, क्या है अक्यूमुलेटेड, वो भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट का अगर कोई डेबिट बैलेंस है या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस ऐसा कुछ है तो वो सब यहां पे आ जाएगा. हाँ या ना? याद रखिएगा ये सब भी कौन से रेशियो में होगा? ओल्ड रेशियो में. ठीक है. इसके बाद हमने कुछ गुडविल के मेथड सीखे थे फॉर डिफरेंट. मैं आप लोगों की बुक रेफर कर रहा हूं, अगर लोग उसी फ्लो में जाते रहेंगे जो मैंने लिखाया हुआ है. तो गाइज इसके बाद हमने 3 गुडविल के मेथड सीखे थे, एक्स्ट्रा प्रीमियम मेथड, ये वो. अभी वो रेलेवेंट नहीं है सीए फाउंडेशन के लिए. सीए फाउंडेशन के लिए सिर्फ तुमको ये याद रखना, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में बैलेंस शीट में अगर गुडविल है तो उसको क्या करो? कौन से रेशियो में? मानते हैं ये बात? और फिर एक क्या बनाओ? वर्किंग नोट बनाओ. गुडविल को पहली एंट्री में क्या करोगे? कौन से रेशियो में? फिर क्या करोगे? कौन से रेशियो में? और नेट की आप क्या पास करेंगे? एंट्री. जैसे अगर, मतलब एक्चुअली मैंने एक स्टेटमेंट थोड़ा सा गलत यूज कर लिया. मैंने जैसे कि बोला पहली एंट्री में क्या करोगे? रेस. एंट्री होने ही नहीं वाली है इसमें, एंट्री सीधा नेट की होने वाली है. तो समझो 2 पार्टनर्स है, ए बी, और नया पार्टनर आ रहा है सी. दे से गुडविल की वैल्यू 1 लाख है, और लेट्स से ओल्ड रेशियो क्या है? 3:2. तो यहां 60, यहां इसको डैश,
अभी न्यू रेशियो होने वाला है लेट्स से 5:3:2, तो राइट ऑफ करेंगे न्यू रेशियो में तो 50, 30 एंड 20 हो जाएगा यहां पे। अभी ए को 60 से क्रेडिट 50 से डेबिट, बी को 40 से क्रेडिट डेबिट, इसको 0 से क्रेडिट 20 से डेबिट। मैंने इसको गाइस हॉरिजॉन्टल में बना दिया, जब मैंने सम्स कराए होंगे मैंने इसको वर्टिकल में बनाया था। तो सिंपल है, अभी 60 का क्रेडिट माइनस 50 का डेबिट, नेट में 10 का क्रेडिट, यहां पे भी 10,000 क्रेडिट और इसका 20,000 डेबिट, हाँ या ना। तो बस ये नेट एंट्री करनी रहती है हर टाइप के सम में। शुड वी मूव अहेड गाइस? ठीक है, उसके बाद आपको ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो, सैक्रिफाइस रेशियो, गेन रेशियो, वो सब का वर्किंग सिखाया था, वो सब सीख लीजिएगा, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। मुझे लगा मैंने एसी चालू किया, चालू हुआ नहीं, गर्मी बढ़ रही है, देखा तो मैंने एसी बंद कर दिया था। ऑनलाइन वाले भी मेरे साथ हैं गाइज? मैं थोड़ी देर लाइक 15 मे बी 10-15 मिनट्स इसी तरीके से एक बार गो थ्रू करवाता हूं अपने नोट्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और फिर हम लोग सीधा जंप करेंगे ऑन द सम्स दैट वी हैव इन आवर रिवीजन। तो साले हमारा इसी अपने फोन से कंट्रोल कर रहे हैं। वेरी गुड ईशा, आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू यू। थोड़ा सब लोग भी वीडियो चालू करेंगे। ये मेजॉरिटी लोग आज ऑनलाइन इसलिए अटेंड करेंगे, 2 घंटे का लेक्चर है, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत कम बच्चे देख रहा हूँ, इनफैक्ट मेजॉरिटी में आज ऑनलाइन ही देख रहा हूँ। चलो और कुछ है ही नहीं क्या? सिर्फ 20वें सम तक मैं पहुंच गया, कुछ कॉन्सेप्ट नया कराया ही नहीं था क्या अपन इसमें, या सिर्फ सम्स के बीच में लिख के कराया था? एक्चुअली ज्यादा रिटायरमेंट डेथ में ना, टोटल कैपिटल वाला कॉन्सेप्ट तो भी आपको आता होगा, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाला, वो तो अपने 12th के लिए भी किया ही है। जो अपने 12th के लिए किया उस पर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, अगर कुछ हेल्प चाहिएगी तो उसमें बता दीजिएगा, वो शायद सब में भी कवर हो जाएगा किसी में। एक सेकेंड ना, मेरे को लग रहा है कुछ भी है ही नहीं इसमें, एडमिशन में आई थिंक उतना था भी नहीं। अगर ऑनलाइन भी किसी को नोट्स में कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट मिलता है जो सर करवाने लायक है तो आप देख के बोल सकते हैं, वील डू इट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है गाइस, मैं भी वही कर रहा हूँ, नोट्स गो थ्रू कर रहा हूँ कि मुझे जो जो लगे इंपॉर्टेंट वो मैं आपको समझा दूं। क्या कैपिटल नहीं दिया होता है कंप्यूट करना? और कंप्यूट करना रहता है, हाँ। तो गाइस समझो, एक कॉन्सेप्ट है टोटल कैपिटल वाला ही कॉन्सेप्ट हो गया। समझो 2 पार्टनर्स हैं ए और बी। अभी नया पार्टनर आ रहा है, सी का कैपिटल नहीं दिया है बट ऐसा लिखा है कि सी ब्रिंग्स सफिशिएंट कैपिटल या ऐसा कुछ, हाँ शेयर दिया होगा। अभी ओल्ड रेशियो जो भी रहने दो, उससे रेलेवेंस नहीं है मुझे। न्यू रेशियो देखो, जैसे ये 5:3:2 का एग्जाम्पल था बेटा, तो 5:3:2। अभी समझ, सभी एडजस्टमेंट्स के बाद ए और बी का कैपिटल, ठीक है, दिस इज आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, ए का कैपिटल है 1 लाख, बी का कैपिटल है लेट्स से 80,000, ठीक है ना, या हाँ रुकना एक सेकेंड ना, इसका है लेट्स से 90, इसका है लेट्स से 70, ठीक है। टोटल कितना हो गया बेटा इन दोनों का मिला के? 160 हो गया, हाँ या ना। 160 में दे ओन हाउ मच ऑफ द फर्म? 8/10, हाँ या ना। 5+3 डिवाइड बाय 10, समझ रही है? अगर फर्म के 10 हिस्से होते हैं तो ए और बी को कितने बिलोंग करते हैं? 8 हिस्से। तो टोटल फर्म का यानी 1 जो होता है उसका कितना, हाँ या ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करेगी तो तेरे को यहां पे 2 लाख मिल जाएगा।
2 लाख में से 1,60,000 उनका है, तो इसका बैलेंसिंग फिगर कितना आ गया 40। इसको फॉर्मूला में हम कैसे लिखते हैं, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज टोटल कैपिटल ऑफ ए एंड बी इनटू रेसिप्रोकल ऑफ देयर कंबाइंड पीएसआर, है ना। तो यहां पे आ जाएगा आपका बेटा 1.6 लाख इंटू 10/8, 8/10 था कि नहीं था, तो उसका रेसिप्रोकल, तो यहां पे आपको 2 लाख मिल जाएगा। 2 लाख में से 1.6 उनका, तो 40,000 सी का। राइट गाइस, पक्का समझा, यही था आपका डाउट। तो गाइस सबको ऑनलाइन भी समझा। इसी तरीके से गाइस अपना आज का ऑब्जेक्टिव है मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। यस, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन पे मैं आता हूं। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अपन इसमें करते हैं ना एडमिशन में। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन तो मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा इजी है। एक बार मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन कौन से सम में है, मैं तो डेथ और रिटायरमेंट पे पहुंच गया, यहाँ पे तो मेरे को मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन मिला ही नहीं। खुशी, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन कौन से सम का पार्ट है बेटा, तूने मिस किया है क्या लिखने में? हाँ मिल गया मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन, ठीक है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने इसको ना आई बिलीव अलग से कॉन्सेप्ट के तौर पे लिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ी होगी, क्योंकि काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड ही था, तो अपन ने सीधा सम्स में ही कर लिया होगा मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन, उसका कुछ लिखाया नहीं होगा। बट गाइस बहुत इजी है। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन कब होता है, जब पार्टनर्स डिसाइड करते हैं कि जो असेट्स एंड लाइबिलिटीज हैं उनको जो वैल्यू पे अभी है उसी पे अपीयर करवाएंगे। तो मैं बोलता हूँ लैंड मेरी बुक्स में 1 लाख रुपए का दिख रहा है, बट आज वैल्यू 10 लाख हो गई है, हाँ, बट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम कितने पे दिखाना चाहते हैं, 1 लाख पे। अभी हम उसकी वैल्यू देखो, अगर रिवैल्यूएशन बनाया और उसकी वैल्यू 10 लाख कर दी तो फ्यूचर में वो 10 लाख पे अपीयर करेगा, हाँ या ना। बट पार्टनर्स चाहते हैं कि वो अपीयर अभी भी 1 लाख पे ही करे। कितने पे करे, 1 लाख पे। बट उनको जो ए और बी हैं वो उसका क्रेडिट भी चाहते हैं, वो ये भी चाहते हैं क्योंकि हमने इसको मेहनत करके बनाया है, हमको इसका बेनिफिट मिले। तो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन में आप क्या करते हैं, एक मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। पहले आपके जो जो एडजस्टमेंट्स हो रहे हैं ना वो आप कर लीजिए, जो जो आपके एडजस्टमेंट्स हो रहे हैं। जैसे असेट्स बढ़ रहे हैं, कुछ 500 रुपए का गेन हो रहा है, 200 रुपए का गेन हो रहा है, यहां 300 रुपए का लॉस हो रहा है, समझो, है ना। तो सबकी एंट्रीज जैसे पास करते हो वैसे ही कर लो, ठीक है। बस क्या करो, ये 500, 200 और 300 का सेकेंड इफेक्ट मत दो। सेकेंड इफेक्ट मतलब असेट और लायबिलिटी में जाके कुछ चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। सबको समझा, असेट और लायबिलिटी में कुछ भी चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखो। यहां पे बैलेंस करो, 700 माइनस 300 कितना बचा बच्चों, 400। ये 400 को लिखो टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन और कौन से रेशियो में बांट दो, कौन से रेशियो में बांट दो, अरे हाँ या ना। इसका दूसरा इफेक्ट जाके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे दे दो। समझा या नहीं समझा, उधर लिख दो बाय मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन, क्या लिख दो बाय, और फिर इसी अकाउंट को नीचे कंटिन्यू करो। जो चीजें डेबिट करी थी उनको क्रेडिट कर दो, और जो चीजें क्रेडिट करी थी ये 500 और 200 इनको डेबिट कर दो। तो आपको बैलेंसिंग फिगर 400 रुपए ये साइड पे मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। अभी समझो यहाँ पे ए और बी आ रहा था ओल्ड रेशियो में, अब यहाँ पे कौन से रेशियो में बांटेंगे, न्यू रेशियो में। तो यहाँ पे ए बी और सी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कौन सी साइड पे जाना पड़ेगा, डेबिट साइड पे, यहाँ पे क्रेडिट तो वहां पे डेबिट। सबको समझा। तो इससे क्या होगा, ये अभी वापस से आप इमेजिन करो, ए बी सी, पहले आपको 400 रुपए का प्रॉफिट मिला, आपने 6:4 में बांटा, तो 240 और 160, हाँ या ना, क्रेडिट क्रेडिट, करेक्ट और नॉट गाइस। फिर 400 रुपए आप रिवर्स कर रहे हैं, जब 5:3:2 में होगा, जो मेरा न्यू रेशियो मैंने एग्जांपल में लिया हुआ है, तो 200
120 और 80, डेबिट डेबिट डेबिट। तो अगर आप इसका आप नेट इफेक्ट निकालेंगे तो 40 40 80, क्रेडिट क्रेडिट डेबिट। तो बेसिकली सी आज कितने हिस्से के लिए आ रहा है? 2/10 के लिए आ रहा है। अगर हमारा 400 रुपए का गेन है पास्ट का, कब का है ये गेन? अब अगर हम ये गेन बुक्स में नहीं रिकॉर्ड कर रहे हैं तो किसको फायदा हो रहा है? सी को फायदा हो रहा है। कितने का फायदा हो रहा है? उसके 2/10 का फायदा हो रहा है, 80 रुपए का फायदा हो रहा है। वो हमने उससे वसूल कर लिया, उसको उतने से डेबिट कर दिया, ए और बी को उतने से क्रेडिट कर दिया। तो अब उसको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट बचा क्या? अब इससे क्या हुआ? एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यूज 400 रुपए से चेंज नहीं करनी पड़ी मेरे को, बट मेरे लिए क्या हो गया? मुझे ए और बी को जितना बेनिफिट देना था वो बेनिफिट जरूर से मिल गया। सबको समझा? पक्का? ऑनलाइन वाले भी बताइए गाइस। ठीक है, चलिए आई थिंक इसमें इतना ही है। रिटायरमेंट डेथ में आएगा, रिटायरमेंट डेथ में ना जॉइंट लाइफ पॉलिसी का, उसमें क्या। चलो, तो अभी अगर इतना समझ गया ना तो गाइस व्हाट वील डू इज वील जस्ट स्टार्ट विद द सम्स। गुडविल तो हम कर चुके थे, लेट अस स्टार्ट विद एडमिशन। देखिए क्या दिया है। एक सम मैं कराता हूं फ्लो आने के लिए, फिर बाकी के सम्स आप लोग स्वतः या टाइम अगर परमिट करता है तो देखते हैं कैसे मैनेज करना है। ठीक है? एक्स एंड वाई वर trading in partnership, sharing profits and losses in the ratio of 7:5. On 1/4/2010 they admitted Z into partnership on the following terms. Case Z to have 1/6 share which he purchased 1/8 from X and 1/24 from Y, 3/20, by paying 20,000 for that share of goodwill. Z also brought 25,000 as his capital into the firm. It was further agreed that machinery should be reduced by 10% and investments could be reduced to their market value of 8,000. Balance sheet आपको दिया हुआ है 31st March 2010 का. Interest on drawings is to be ignored, but interest on capital is to be allowed at 5% per annum. The profits for the new firm, अभी एक साल हो गया एडमिशन के बाद, year ended 31st March 2011 amounted to 52,450 before charging interest on capital. Drawing of the partners दिया हुआ, you are required to show capital account and prepare balance sheet as on 31st March 2011. तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो यहां पे हमें सम में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को दो पार्ट में बनाना पड़ेगा। एक एज ऑफ 1 अप्रैल 2010, जब नया पार्टनर आया तब जो एडजस्टमेंट्स होंगे गुडविल कैपिटल के, वो सब करने के लिए एक मुझे बनाना पड़ेगा। हाँ या ना? अरे हाँ या ना? और दूसरा एडजस्टमेंट जो मुझे फॉर द ईयर 2010-11 के लिए वो करना पड़ेगा। एक साल के बाद की बैलेंस शीट बनानी है हमें, है या ना? और फिर न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो सब कंप्यूटेशन है वो एक बार डिस्कस कर लेंगे। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस कंप्यूट कर लेंगे जिसका पार्टनर्स कैपिटल में साल के स्टार्ट में इफेक्ट देंगे, है या ना? इंटरेस्ट एंड नेट पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर कुछ दिया है क्वेश्चन में उसका इफेक्ट देके वो भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है? और कैश एट बैंक को कंप्यूट किया है बैलेंस शीट पर्पस के लिए। पहले तो मैं साल के स्टार्ट से रिलेटेड एडजस्टमेंट देता हूँ। जनरली क्या होता है गाइस, सम क्या होता है, हमें 31 मार्च दिया है, नया पार्टनर आया 1 अप्रैल को, आपको इमीडिएट 1 अप्रैल का बैलेंस शीट बनाने को बोला होता है। यहाँ पे आपको 1 अप्रैल का नहीं बोला है, एक साल बाद का बोला है, बट आपको 1 अप्रैल को भी एटलीस्ट नए पार्टनर के आने के एडजस्टमेंट्स तो करने होंगे कि नहीं करने होंगे? ठीक है, तो अभी ध्यान से देखिए, नया पार्टनर जो आया है वो 20,000 गुडविल के लिए लेके आया है और 25,000 कैपिटल के लिए लेके आया। पहले तो मुझे एक बार चेक करके बताओ, देखो अभी इस केस में वो गुडविल कैश में ला रहा है, तो हाउ हैव आई टॉट यू, देखो सिंपल है, बैंक टू कैपिटल ही होएगा, 20 + 25 45 एक तरीका ये है। और फिर उसके बाद जो नया पार्टनर है उसको डेबिट टू ए टू बी, दिस इज वन वे ऑफ डूइंग इट, है ना? मतलब जिसमें 20,000 इसके अकाउंट में हम डेबिट कर देंगे जो वो गुडविल के लिए लाया और इनके कौन से रेशियो में, सैक्रिफाइस रेशियो में क्रेडिट हो जाएगा।
दूसरा तरीका ये है कि बैंक में इसका 25 कैपिटल टू सीज कैपिटल 25, और जो उसने दूसरा 20,000 दिया है बैंक में डेबिट 20,000 टू ए टू बी इन देयर सैक्रिफाइस रेशियो, है ना। इसमें और इसमें देखोगे तो कोई फर्क पड़ रहा है क्या? बैंक यहां पे 25 और 20 मिला के 45 से डेबिट हो गया, सी 45 से क्रेडिट, 20 से डेबिट, नेट में 25 से क्रेडिट हो गया, और ए और बी क्रेडिट हो गया। आई जस्ट वांट टू नो विच इज द मेथड दैट वी हैव डन इन द सम्स। इज एवरीवन श्योर? फर्स्ट वन गाइज, मैंने हमेशा आपको, जब मैं सीए फाउंडेशन का सम करा रहा हूं, देखो अगर मैं 12वीं कराता तो वो 20,000 होता कैश टू गुडविल, और फिर वो गुडविल को रिवर्स करते हैं। तो आई एम अज्यूमिंग एवरीवन इज सेइंग द फर्स्ट मेथड इज व्हाट वी हैव डन, करेक्ट? तो वी विल फॉलो दैट। अभी सोल्यूशन में अगर आप देखेंगे तो आई थिंक सेकंड मेथड क्या हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता है आपको, तो सही करने से मतलब है इन दोनों में इफेक्ट वही जाने वाला है और रैशनली सही जाने वाला है, आप समझ रहे हैं? ठीक है, तो पहले तो कुछ बोला किसी? हाँ करेक्ट, अभी दोनों पुराने सैक्रिफाइसिंग ही है, गेनिंग नहीं है, इसलिए मुझे पता था, इसलिए मैंने वैसे कराया, वरना ये इट शुड बी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। अभी देख इनका कैपिटल कितना था, 25 था कि नहीं था? तो ये कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा 1 अप्रैल को 25। किसी को क्या आपत्ति विपत्ति है? फिर उसने 20 और 25 दिया, 45 दिया अपने हिसाब से, तो एंट्री क्या होगी? बैंक टू सीज कैपिटल 45 होगी कि नहीं होगी? तो यहां पे 25 के बदले गाइस मैं कितना लिखूंगा? 45,000। डू यू गाइस एग्री? और फिर हम क्या करेंगे? 20,000 सी में डेबिट भी करेंगे कि नहीं करेंगे? 2x एंड 2y, और x और y में क्रेडिट कर देंगे बाय z। ये 15 और 5,000 अमाउंट कैसे आया, उसके लिए हमने यहां पे रेशियो कंप्यूट किया होगा। x और y का एग्जिस्टिंग रेशियो कितना है? 7:5। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या? ये रहा गाइस, मिला आपको? सबको समझ रहा है? 7:5 उनका एग्जिस्टिंग रेशियो है। उसमें से z 1/6 के लिए आ रहा है, जिसमें से 1/8 वो किससे ले रहा है? x से, और 1/24 किससे ले रहा है? y से। तो यहाँ पे देखिए इसका जो 7/12 है उसमें से माइनस कितना हो जाएगा? 1/8 ऑफ टोटल, 1/24 ऑफ टोटल। कोई बोलेगा सर मुझे 1/8 और 1/24 नहीं समझ रहा है, मैं आपको सिंपल समझाता हूँ। 1/8 प्लस 1/24 करो, दिस इज इंटू 3 तो इज इक्वल टू 4/24 आया कि नहीं आया? 4/24 इज इफेक्टिव 1/6, आया ना? यही उन्होंने बोला था कि नहीं बोला था कि वो 1/6 शेयर के लिए आ रहा है। तो अभी 7/12 माइनस 1/8 किया तो कितना मिला? 5/12 माइनस 1/24 किया तो कितना मिला? है ना, वो यार इंटू करके डिनोमिनेटर इक्वेट करके सॉल्व करना रहेगा, ये बहुत छोटी चीज है इसलिए मैं भी नहीं करा रहा हूं। और इनका 4/24 मिला जो 1/6 हो गया। न्यू रेशियो कितना हो गया? 11:9:4। और इनके बीच में अगर सैक्रिफाइस रेशियो देखो तो यहाँ पे क्या है? 3/24 एंड 1/24 है कि नहीं है? गाइस 1/8:1/24 को 1:1 का सैक्रिफाइस रेशियो मत बोल देना पागल की तरह। सीए इंस्टीट्यूट में पेपर चेक कर रहे हंसेंगे, बोलेंगे सीए बनना है इसको, ठीक है? 1/8 और 1/24 को 1:1 मत बोलना। अभी किसी बच्चे ने गलती की होगी तो इमोशनल भी मत होना, कोई बात नहीं, होता है, आगे बढ़ो, बट उससे लाइफ में सेकेंड टाइम मत करना ऐसी स्टुपिडिटी। तो डिनोमिनेटर इक्वेट करोगे 3/24 और 1/24 हुआ तो सैक्रिफाइस रेशियो क्या बना बच्चों? 3:1। इसीलिए यहां पे ये 15,000 और 5,000 आया कि नहीं आया? बाय जेड लिखते हम लोग, अभी यहाँ पे बाय बैंक लिखा है। मैं चाहता हूं ऑनलाइन सभी बच्चे कंफर्म करें कि मैंने जो ऑल्टरनेट सोल्यूशन कराया है वो सबको समझा है ना। यहाँ पे अपन 2x 2y करके 15 और 5 करके 20,000 लिख देते। गाइस आप समझ गए ना, अपना मेथड थोड़ा अलग था इसलिए अपन ने थोड़ा सा एंट्रीज अलग किए। इफेक्ट सारे वही हो गए कि नहीं हो गए? 45 क्रेडिट 20 डेबिट, नेट में 25 ही क्रेडिट हुआ कि नहीं हुआ? इन्होंने भी यहाँ पे 25 ही लिखा था। वी हैव अचीव्ड आवर ऑब्जेक्टिव। अभी हम आगे चलते हैं। साल के स्टार्ट में मशीनरी को 10% से कम करना था। मशीनरी कितने की थी बच्चों? उसको 10% से कम करेंगे मतलब 2000 से। ये 10% मशीनरी के डिप्रिसिएशन का रेट है क्या? Is this 10% the rate of depreciation of machinery, guys? No.
This is on account of revalue. It was further agreed that machinery should be reduced by 10%. तो ये रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, इसीलिए अगर आप सोल्यूशन में देखेंगे ना तो बैलेंस शीट में उसने 18,000 ही लिखा है एक साल बाद भी. I will come to that, but for now please realize this is not the rate of depreciation of machinery. This is the rate, this is basically the adjustment that we are doing at the time of admission. नया पार्टनर आ रहा था, उसने बोला ये मशीन कितने की है, हमने बोला 20,000 की, उसने बोला 20,000 की नहीं 18,000 की मानता है तो मैं आता हूं, तो हमने बोला ठीक है 18,000 की है, समझा. तो कितने का लॉस हो गया बच्चों, 2,000 का. तो यहाँ पे 2,000 का लॉस मैंने रीवैल्यूएशन में डेबिट कर दिया. सरवाना समझ लो. इन्वेस्टमेंट्स को क्या बोला है, उनकी मार्केट वैल्यू पे दिखाना है 8,000, बुक्स में कितने का है, कुछ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है क्या, तो पूरा 4,000 लॉस में चले गया. इस लॉस को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया एक्स और वाई में. कौन से रेशियो में बच्चों, ओल्ड रेशियो में. तो ये यहाँ पे क्रेडिट था, पार्टनर्स कैपिटल में जाके डेबिट कर दिया 2x 2y 3,500 और 2,500 इन देयर ओल्ड रेशियो ऑफ 7:5. इस सब के बाद हमने बैलेंस किया था. ये अगर सिर्फ एडमिशन का सम होता और बैलेंस शीट हमें 1 अप्रैल को बनानी होती तो मेरा पार्टनर्स कैपिटल यहां खत्म हो जाता कि नहीं हो जाता, और बैलेंस शीट में टॉप में चले जाता पार्टनर्स कैपिटल विद दीज फिगर्स. डू यू गाइस एग्री. बट अभी हमें क्या करना है, ये हमने साल के स्टार्ट का बनाया, अभी हमें पूरे साल का बनाना है. डू यू गाइस एग्री हियर. तो क्रेडिट साइड पे लिखा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, यही नंबर्स को नीचे ले आया मैं, करेक्ट. अभी मैं पूरा सम सॉल्व करना स्टार्ट कर सकता हूं. अभी गाइज मैं एक एक लाइन आइटम लेता हूं. पहले क्रेडिटर्स थे 16,000 साल के स्टार्ट में. गाइज क्रेडिटर्स अगर साल के स्टार्ट में 16,000 थे, आइडियली देयर इज नो गारंटी कि साल के एंड में भी वो उतने के ही रहे होंगे. आइडियली देयर इज नो गारंटी, इनफैक्ट देयर इज नो गारंटी क्या है, इनफैक्ट देयर इज गारंटी कि वो 16,000 नहीं होंगे, है ना, क्योंकि मैंने पिछले वालों को पे कर दिया रहेगा, नए आ गए रहेंगे. यार बिजनेस में बहुत कुछ होता है, क्या चांसेस है कि एक साल बाद भी क्रेडिटर 16,000 के ही हो. यू ऑल्सो नो दैट. बट द प्रॉब्लम हियर इज आई डोंट थिंक द सम गिव्स एनी इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग दिस. देता है क्या सम इसके बारे में कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं. तो हम अज्यूम करते हैं ऐसे केस में कि ये 16,000 ही रहा होगा. मैं जानता हूं ये एक अजम्पशन सेंसिबल नहीं है, बट कोई मेरे से पूछेगा सर क्या करे, तो अभी क्या करे, अपने को बैलेंस शीट बनाने को बोला है तो बनाना तो पड़ेगा. तो डेटर्स क्रेडिटर्स और ऐसी चीजें, इनफैक्ट आई बिलीव स्टॉक भी उन्होंने सेम ही लिया रहेगा. हमने क्या अज्यूम करके चला है, क्रेडिटर्स स्टॉक और डेटर सेम अज्यूम करके चला है. बाकी भी फिक्स्ड एसेट्स भी सेम ही अज्यूम करके चलेंगे अनलेस कुछ डेप्रिसिएशन का रेट वेट दिया हो. हाँ, और बाकी एक चीज जो है कैश एट बैंक, वो हम कंप्यूट कर सकते हैं कितना पैसा आया कितना पैसा गया. तो मैंने यहां से क्रेडिटर्स लिया. कैपिटल अकाउंट अभी लेना है क्या, नहीं, क्योंकि उसको तो लेके मैंने ऑलरेडी ओपनिंग में. जयशा बात मत कीजिए, इसलिए मैं बोलता हूं सब लोग वीडियो चालू रखो. अभी देखो वो टाइम पास कर रही थी, एटलीस्ट उसको अभी इतना रहेगा कि सर देख रहे हैं. चलो, अब उसको ऐसे लगना नहीं चाहिए कि मेरे को पनिशमेंट मिला वीडियो चालू करने के लिए. इट इज एक्चुअली अ रिवॉर्ड कि तू सोचेगी तो तेरा अटेंशन में आई एम इंश्योरिंग के यहीं पे रहे. तो गाइस ये कैपिटल का बैलेंस अभी लेना है क्या, नहीं, क्योंकि हम तो कैपिटल का थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके ये बैलेंसेस अब ला चुके कि नहीं ला चुके. ठीक है, आगे चलते हैं. मशीनरी 20,000 था, 2,000 हमने कम किया था 18,000. 2,000 हमने साल के स्टार्ट में ही कम कर लिया था बिकॉज ऑफ रिवैल्यूएशन. अब सम में कहीं डेप्रिसिएशन का रेट दिया है क्या, तो ये 2,000 कम होने के बाद की जो वैल्यू 18,000 हम वही बैलेंस शीट में लिख देंगे. वो 10% को डेप्रिसिएशन मत अज्यूम करना, वो क्या है, रिवैल्यूएशन है. आगे चलते हैं. फर्नीचर 4,000 कुछ बोला नहीं है, 4,000. इन्वेस्टमेंट 12,000, बट वो 4,000 का रिडक्शन होके कितना हो गया है, 8,000. सबको समझ रहा है, कोई डाउट है गाइस. आगे चलूं. कैश एट बैंक 14,000 बोला है, तो कैश एट बैंक का हम क्या करेंगे गाइस, कैश बैंक अकाउंट में जाएंगे. देखिए इधर, अच्छा इसमें अपन कैश बैंक के अकाउंट में यार जो नया कैपिटल आया वो सबका भी एडजस्टमेंट्स डालना भूल गए. 14,000 ओपनिंग बैलेंस, फिर 45 भरा के नहीं भरा जेड ने, इन्होंने एंट्री अलग तरीके से करी है इन्होंने, इसलिए वो 20,000 में बैंक टू एक्स टू वाई लिखा है. हम होते तो पूरा बैंक टू जेड 45 लिख देते कि नहीं लिख देते, बैंक टू जेड कैपिटल 45, यहां पे ये लिख दिया हमने. आगे चलते हैं. इतना हुआ बैंक में. अभी क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स
नहीं है, बट कैपिटल पे इंटरेस्ट है 5% का, और 52,450 का प्रॉफिट हुआ है, और ये सारी ड्राइंग्स हैं। ड्राइंग्स है तो ड्राइंग्स के इफेक्ट क्या आएंगे, पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट हो जाएगा और कैश बैंक में क्रेडिट हो जाएगा। ये देखो ड्राइंग्स हमने यहाँ पे मिला के क्रेडिट कर दी, 33,450 तीनों पार्टनर्स की बाय ड्राइंग्स करके लिख दिया। कोई डाउट गाइस यहाँ पे है क्या डाउट? नहीं, यही पार्टनर्स कैपिटल में जाता हूं और ड्राइंग्स यहां पे डेबिट कर देता हूं। 2 ड्राइंग्स 1 2 3, इन तीनों का टोटल आप करेंगे तो आपको 33,450 मिल जाएगा, राइट गाइस। फिर सम क्या कहता है, इसके अलावा प्रॉफिट कितना है 52,450, वो जाके मैंने पीएनएल अप्रोप्रिएशन में लिखा क्रेडिट साइड पे बाय पीएनएल 52,450। ऑब्वियसली पीएनएल बन चुका है, क्या बनना बाकी है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन, जिसमें हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डालना है। डू यू गाइज अग्री? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डालेंगे, खर्चा है, तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में डेबिट हो गया बच्चों टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कौन से कैपिटल्स लेंगे अभी, जो हमने एडजस्टमेंट्स करने के बाद नए ढूंढे थे ना, ये वाले, इन पे इंटरेस्ट लगेगा कि नहीं लगेगा? क्योंकि ये साल के स्टार्ट में ये सारे एडजस्टमेंट्स होके ये नया वैल्यू आ गई थी कि नहीं आ गई थी, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने पीएनएल अप्रोप्रिएशन में डेबिट किया, पार्टनर्स के कैपिटल में क्रेडिट किया, राइट गाइज। यहां पे देख लीजिए, यहां पे डेबिट और उधर पीएनएल पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट। बैलेंस किया, कितना प्रॉफिट मिला, जिसको कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गाइज, न्यू रेशियो में, तो वो न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया, यहां डेबिट, पार्टनर्स के कैपिटल में क्रेडिट। डू यू गाइज अग्री हियर? अरे हाँ या ना? और फिर आपको नए पार्टनर्स मतलब नए बैलेंसेस मिल गए फॉर द ईयर एंड। सबको समझा? एक और चीज है, कैश बैंक में भी हमने वो 52,450 के प्रॉफिट का इफेक्ट नहीं दिया है, वो भी मैं बताता हूं। पहले तो मैं बैलेंस शीट में गया और मैंने ये नए बैलेंसेस ईयर एंड के लिख दिए। डज एवरीवन अग्री हियर? एक चीज हम भूल गए, कैशेड बैंक में गए, इस कैशेड बैंक में अगर 52,450 का प्रॉफिट हुआ है तो उतना कैश आया कि नहीं आया गाइस? अभी इसमें यही बात है, कोई बोलेगा सर क्या पता कुछ क्रेडिट सेल हो, क्या पता कुछ क्रेडिट परचेज हो। अरे इसलिए तो हमने डेटर्स, क्रेडिटर्स और स्टॉक को क्या अज्यूम किया है, सेम। अगर मेरी वर्किंग कैपिटल की सारी आइटम सेम है तो इसका ये मतलब है जितना मेरा प्रॉफिट दिख रहा है उतना ही मेरा कलेक्शन हुआ होगा ड्यूरिंग द ईयर, हाँ या ना? बैलेंसिंग फिगर यहाँ मिल गया कितना बच्चों, 78,000। ये 78,000 मैंने चुपचाप जाके बैलेंस शीट में एसेट में लिख दिया। इसके बाद क्यों किया, अगर मेरा टैली हो रहा है मतलब मेरे सम का सोल्यूशन सही है। इजी लगा? सबको समझा? इजी बट थोड़ा सा यूनिक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव के एक साल बाद का, ऐसा सम हमने किया होगा बट जस्ट, ठीक है। चलें आगे, सभी लोग प्लीज कंफर्म कीजिए इफ दे हैव अंडरस्टूड। ओके, जिन्होंने वीडियो चालू नहीं किया है, जो सभी है, थम्स अप तो दीजिए यार, या एटलीस्ट डाउट पूछो, वरना डाउट एड्रेस तो हम कर ही रहे हैं, ऐसा तो नहीं है डाउट एड्रेस नहीं कर रहे हैं। चलो सेकंड क्वेश्चन, चलो सेकंड क्वेश्चन ट्राई करना चाहेंगे। यही सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है देख लीजिए। ए एंड बी, सिर्फ एक बार गो थ्रू कर लेता हूं क्वेश्चन में आपके साथ, जस्ट टू सी के कुछ बहुत भारी भरकम एडजस्टमेंट तो नहीं है। अरे शाओमी नाम से कौन ज्वाइन किया है? वीडियो चालू कीजिए एक बार। शाओमी नाम से कौन है? अरे आवाज नहीं आ रहा है यहाँ पे बेटा, वॉल्यूम बंद है यहाँ पे, आप बोलेंगे तो मुझे सुनाई नहीं देगा। अरे एक बार वीडियो चालू करने में ऐसी क्या मौत आ जाती है, मुझे समझ ही नहीं आता। चलो, आई विल हैव टू रिमूव इफ आई डोंट कम टू नो द नेम ऑफ द स्टूडेंट। तो यार चैट में नाम ही लिख देना, इतना परेशान कर रहा है पक्षाल। सब चीज करिए, नाम बताने को रेडी है, वीडियो चालू नहीं हो रहा। यही अभी तक तो गर्लफ्रेंड के साथ कॉल करना हो तो वीडियो भी चालू हो जाता, तो चमक के रेडी भी हो जाता, सब हो जाता ना। अगर कोई लड़की तेरे को अभी वीडियो कॉल कर रही होती तो बेशरम। चलो, A and B शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1, आपको बैलेंस शीट दिया हुआ है।
C to bring 20,000 as his capital और 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स में रहेगा। गुडविल 50,000 का है, C आधा पैसा कैश में लेके आएगा और बाकी वो बुक एडजस्टमेंट के थ्रू होएगा जैसे हम करते हैं वो। तो हम आप क्या कीजिए, जितना भी उसका शेयर बनेगा उसके आधे का पैसा वो ले आएगा, वो उसके कैपिटल के साथ ऐड करके एंट्री कर दीजिएगा और बाद में पूरे 50,000 के हिसाब से वो वाली नेट की एंट्री कर दीजिएगा, काम तो हो ही जाएगा। और 2-3 रिवैल्यूएशन दिए हैं। फिर उसके बाद द कैपिटल ऑफ पार्टनर्स इन द न्यू फर्म आर इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, C being taken as the base capital. The excess amount of capital if any is to be paid off in cash. तो ये इंपॉर्टेंट है, मैं चाहता हूं सब लोग इस बेसिस पे, ये लास्ट वाला एडजस्टमेंट एक बार छोड़ दोगे चलेगा, बट एटलीस्ट बाकी सब की तो एंट्रीज आप पास कर सकते हैं। चलिए गई, स्टार्ट कीजिए, टाइम पास मत कीजिए, सब लोग यहां तक का पूरा सम सॉल्व करके बताएंगे। हो गया क्या? हाँ, अरे क्या बना रहे हो मैडम, एंट्रीज ही तो है, एंट्रीज हो गई ना सबकी, एटलीस्ट एडजस्टमेंट्स की एंट्रीज तो हो गई ना। ठीक है कर लो, मेन एंट्रीज ही है गाइस, एक बार एंट्रीज हो गई तो बाकी मैं करा दूंगा। बेसी है वो, और कुछ नहीं, बेसी है वो। वही करना है, और क्या करना है? हाँ, और क्या करना है इसमें, और क्या कर सकता है, मेरे को और ऑप्शन बता। बहुत सम्स किए रे अपन इसके तो। मेरा रिटायरमेंट डेट अगली बुक में भी कंटिन्यू हो रहा है क्या? मैं ले लेता हूँ आपसे। चलिए करूँ स्टार्ट। गाइस ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो बैलेंस शीट में आपको जनरल रिजर्व नजर आ रहा है, तो मैं तो क्या करता हूं, सबसे पहले जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो, हाँ या ना? बैलेंस शीट से एंट्री देख ली सबने, 8,000 टू A टू B, सबको मिल गई ये एंट्री। 30 जून है और नया पार्टनर 1 जुलाई को आया है, तो सारी एंट्रीज 1 जुलाई की डेट की हो रही हैं, समझ रहे हैं सब लोग? अभी एडजस्टमेंट्स में वो पहले कितना पैसा ला रहा है, 20,000, तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट या जो भी है, बैंक टू सीज कैपिटल, हाँ या ना? समझ रहे हैं? अभी आगे चल के ये भी लिखा है कि गुडविल कितनी है, 50,000। अभी 50,000 में से 5th शेयर मतलब उसके हिस्से का गुडविल 10,000 हुआ कि नहीं हुआ, और 10,000 में से वो कितना पैसा कैश में ला रहा है, हाफ, तो 5,000 ला रहा है कि नहीं ला रहा है? तो गाइस अपन ने क्या किया होता, ये 20 की एंट्री अपन ने कितने में की होती, 25 में। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? अच्छा, अभी जितना वो पैसा
गुडविल की तरफ लाया है। अभी यहाँ पे थोड़ा एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, आगे क्वेश्चन क्या कहता है, द नेसेसरी अमाउंट वाज डेबिटेड टू सीज करंट अकाउंट। गाइस अभी ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, सब लोग ध्यान से सुनना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अपन अपना मेथड करते तो गाइस पहली एंट्री क्या होती, बैंक टू सीज कैपिटल 25,000 25,000 20,000 प्लस 5। फिर हम करते सीज कैपिटल सीज करंट टू ए टू बी। गलती से अब यहां पे 10,000 इसका जो करना है, 5,000 इसमें 5,000 इसमें आएगा कि नहीं आएगा। कोई बच्चा बोलेगा सर यहां पे तो ऐसा लिखा है द नेसेसरी वाज अमाउंट वाज डेबिटेड टू सीज करंट अकाउंट, तो मैं पूरा 10,000 उसमें डेबिट कर दूंगा। नहीं, 5,000 तो स्पेसिफिक वो गुडविल के लिए लाया कि नहीं लाया भाई, अरे हाँ या ना। तो जो एडिशनल है वो आपको उसके कैपिटल में ना डेबिट करके किस में डेबिट करना है, करंट में, क्योंकि वरना फिर कैसा है 1/5 के लिए अगर उसका 20,000 भी नहीं रहेगा तो नीचे बाकी कैपिटल का जो हमने सी को बेस लेके बनाया है वो सारा कैलकुलेशन भी बिगड़ जाएगा। आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। इसीलिए कैटेगोरिकली यहाँ पे जो लिखा है वो उस अमाउंट के लिए बोल रहे हैं जो पोर्शन वो नहीं लाया है। सब समझ पा रहे हैं ये बात। गाइस प्लीज इसको ऐसा मत समझना कि पूरा का पूरा अमाउंट हम 10,000 का सी के करंट में डेबिट कर देंगे, ठीक है ना, क्योंकि दूसरा मेथड करते तो वो तो बैंक टू ए टू बी पहले ही चले जाता 5,000। सिर्फ जो बैलेंस 5,000 वो नहीं लाया वो हमें सी और मतलब उनमें डेबिट करना पड़ता। सैक्रिफाइस रेशियो इस सब में न्यू रेशियो कुछ बोला है क्या, ओल्ड रेशियो 3:1 मिला मेरे को गाइस, और नया पार्टनर 1/5 शेयर के लिए आया है। आप वो बैलेंस ऑफ वन मेथड करके देखोगे तो आपको 3:1 मिल जाएगा, और सैक्रिफाइस रेशियो ओल्ड रेशियो ही होगा 3:1। तो ये हमारी एंट्री होती ये 10,000 और यहाँ पे 7,500 और यहाँ पे 2,500। प्लीज बताइए सबको समझा है अच्छे से। और यही एंट्रीज यहाँ पे भी की गई है, उन्होंने वो 5,000 को डायरेक्ट किया है और बैलेंस के लिए सी करंट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। इजी टफ, हाँ डिस्ट्रीब्यूट तो इनके कैपिटल में ही होगा ना, सिर्फ सी के लिए करंट अकाउंट में डेबिट करने को बोला है, समझा। ऑनलाइन बताइए सबको, ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट था। हैज एवरीवन अंडरस्टूड? बस अपने में ये हो जाता, अपने को ये कैपिटल करंट दोनों में डेबिट करना पड़ता, वो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता अपने को। तो इसको चाहता तो तू दो में स्प्लिट कर सकता था, सीज कैपिटल टू ए टू बी, सीज करंट टू ए टू बी। गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग पूरे 10,000 के लिए कर लिया, तो 5,000 के लिए सीज कैपिटल टू ए टू बी किया। हाँ सही है, चलेगा, वही तो मैंने अभी उसको वही बोला। हाँ हाँ सही है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ स्टॉक और फर्नीचर को रिड्यूस करना था 10% से। स्टॉक 40,000 का 10% 4,000 हो गया, और रिजर्व फॉर अच्छा सॉरी स्टॉक और फर्नीचर दोनों को, और फर्नीचर कितना है 2,000 का, तो 200 रुपए का लॉस ये हो गया। और रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स को 10% बनाने, 33,000 का 10% कितना होता है 3,300। अभी 1,000 है तो हमें 2,300 और बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है। तीनों लॉसेज हैं, रिवैल्यूएशन डेबिट टू स्टॉक टू फर्नीचर एंड टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। फिर उसके बाद क्या बोला है, लैंड और बिल्डिंग को बढ़ाना है 15% से 50,000 और 2,000 का 15%। लैंड एंड बिल्डिंग टू लैंड एंड बिल्डिंग इसने इकट्ठा कैसे कर दिया, अच्छा लैंड एंड बिल्डिंग है, मैं ये 2,000 को फर्नीचर को गिन रहा था, रियली सॉरी। लैंड एंड बिल्डिंग 50,000 का 15% 7,500 हो गया, ठीक है। बैलेंस किया तो रिवैल्यूएशन में 1,000 रुपए का फायदा हो गया, वो 1,000 रुपए डिस्ट्रीब्यूट कर दिया किस किस में, ए और बी में। कौन से रेशियो में बच्चों, ओल्ड रेशियो में, है या ना। अभी उनसे कितना पैसा लेना है उसके लिए तो पहले वर्किंग करनी पड़ेगी। यहां तक की सारी एंट्री सबको समझ गई है। अभी लास्ट एंट्री पास करने से पहले ये रिवैल्यूएशन अकाउंट इन्होंने बनाया, वो तो अपन ने गाइस ओरली कर लिया था, आपको समझ गया है। और एक हमें क्या बनाना पड़ेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, करेक्ट। पार्टनर्स कैपिटल में ए और बी का ओपनिंग कितना है 60-32, वो मैंने लिखा, करेक्ट। फिर मैं सभी एंट्रीज के इफेक्ट्स देना चालू करूंगा। 20,000 का नया पार्टनर कैपिटल आया गाइस, फिर वो गुडविल का इफेक्ट है, वो अपन 25 करके करते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना।
जनरल रिजर्व जो बैलेंस शीट में था वो डिस्ट्रीब्यूट किया, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया, हाँ है ना, मानते हैं सब लोग। बैंक अकाउंट में ओपनिंग में 45 था, सी कैपिटल लाया, गुडविल का पैसा लाया, और ये वाली एंट्रीज अभी आना बाकी है, ठीक है ना। अभी हम कैसे अमाउंट ढूंढेंगे, सिंपल है। सी का कितना कैपिटल है गाइस, 20,000 है। अपने में मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, यहां पे 25 अपीयर करता है और 5 का डेबिट आता है ना, 20 है और न्यू रेशियो क्या है 3:1:1, तो इसका 20 तो इसका 60, इसका 20 हो जाता कि नहीं हो जाता। और बैलेंसिंग फिगर के लिए क्वेश्चन में क्या बोला है, कुछ भी रहेगा तो पेड ऑफ इन कैश, पैसा दे दो, हाँ है ना। तो ए और बी को बैलेंस किया तो 2 बैंक आया कि नहीं आया, एक्स्ट्रा है तो हम उनको पैसा दे देंगे, यहां पे डेबिट तो बैंक में क्रेडिट, और अपने को बैंक का बैलेंसिंग फिगर मिल गया, हाँ या ना। बैलेंस शीट में ये बैंक का बैलेंसिंग फिगर लिख दिया मैंने, पार्टनर्स कैपिटल 60-20-20 लिख दिया, क्रेडिटर्स वही 75 लिख दिया, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो गया इसलिए नहीं है, लैंड इन बिल्डिंग में रिवैल्यूएशन है प्लस करके लिख दिया, फर्नीचर में कर दिया, स्टॉक और डेटर्स में डेटर्स का पीडीडी रिवाइज हुआ है, बिल्स रिसीवेबल 6,000 था वो सेम का सेम लिख दिया कि नहीं लिख दिया, बैंक हमने ढूंढ के लिखा, एक चीज भूल मत जाना, सी के करंट अकाउंट को 5,000 से डेबिट किया था, वो भी हमने यहाँ पे लिख दिया, इजी टफ। रिवैल्यूएशन सबसे इजी चीज ही, तेरे को मजा आता है देखने में। सबको समझा है और कुछ बचा है इस सम में? नहीं। ऑनलाइन भी बताइए, हैज एवरीवन अंडरस्टूड द एंटायर सम? मेरे को भी लगता है एडमिशन वुड बी मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड देन रिटायरमेंट और डेथ इन द एग्जाम। यार 4-5 बच्चे जवाब दे रहे हैं, बाकी जनता क्या कर रही है, जाग रही है कि नहीं जाग रही है? क्या बोल रहे हैं ईशा तेरे घर वाले, हमको भी जोक बता। बेचारी फंस गई है एकदम वीडियो चालू करके, क्या एक तो किसी ने चालू नहीं किया, ऊपर से मैं शरीफ हूं उसके लिए मुझे परेशान किया जा रहा है। कोई बात नहीं बेटा, इसका रिवॉर्ड मिलेगा देखना आपको। चलिए वील गो हेड विद रिटायरमेंट एंड डेथ। पहला सम गाइस बहुत ही आई बिलीव स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल सम है, मैं चाहता हूं एक बार आप लोग ट्राई करें तो आप लोगों को थोड़ा एक फ्लो आ जाएगा रिटायरमेंट और डेथ का। स्क्रीन पे मैं पूरा सम थोड़ा छोटे में ही प्रेजेंट कर पा रहा हूं, बट आप लोगों सबके पास बुक्स हैं। नीचे क्या क्या बनाने को बोला है, करवा दूंगा मैं, बाकी सब तो करो। जॉइंट लाइफ पॉलिसी में करा दूंगा, चिंता मत करो। वैसे इसमें तो आई बिलीव इजी वाला ही है, कितना है 160 है, उसको बोला है 150 कर दो, ठीक है। इसमें एज सच कुछ खास एडजस्टमेंट नहीं है, 10,000 का लॉस ही है बस। इसमें वो जॉइंट लाइफ पॉलिसी के कोई कॉम्प्लिकेशंस वाला नहीं है। रिटायरमेंट का समय ना, जॉइंट लाइफ पॉलिसी आई बिलीव ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन डेथ में आता है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन। हाँ वो मैं देख लेता हूँ, मैं इतने इसमें निकाल भी लेता हूँ, तो मैं आप लोगों को रिविजन भी करवा दूंगा। ये वाला गाइज मैं आपको पूरे 15 मिनट देता हूँ, आप पूरा सॉल्व कीजिए। सिर्फ जस्ट टू टेल यू व्हाट ऑल यू हैव टू प्रिपेयर, रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट। गुडविल का तो वो वर्किंग नोट है, ऑनलाइन भी सबको समझ गया। रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट सबको पूरा बनाना है, 15 मिनट दे रहा हूं कि गाइज एक सम तो अभी हम पूरा खुद से करें तो थोड़ा फ्लो समझेगा। जल्दी जल्दी, रूलिंग पे एफर्ट नहीं लेना है, जैसे बनाना है बना दो, बस सब में सारा रेलेवेंट चीजें होनी चाहिए। गाइज अभी टाइम भी हो गया, 14-15 मिनट्स हो गया। चलिए स्क्रीन की तरफ देखिए सभी लोग, जल्दी जल्दी करते हैं। ABC का कैपिटल दिया हुआ है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, सॉरी रिटायरमेंट का फर्स्ट सम कर रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सन्ड्री क्रेडिटर्स दिया है 3,70,000, कुछ एडजस्टमेंट्स बोले हैं क्या इसमें? नहीं, तो ये 370 पे ही आ जाएगा।
जनरल रिजर्व 360 क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, ए बी सी तीनों को मिलेगा। बिल्डिंग 10 लाख बोला है, नीचे बोला है कि उसकी वैल्यू 15 लाख हो जाएगी, तो बैलेंस शीट में गए 10 + 5 15 लिखा और ये 5 लाख का रिवैल्यूएशन में क्रेडिट कर दिया। नेक्स्ट फर्नीचर दिया है 2,40,000 का, नीचे फर्नीचर के बारे में क्या बोला है, 40,000 से कम करना है और स्टॉक को 2 लाख बनाना है। 2.5 लाख से 2 लाख बनाएंगे मतलब वो भी 50,000 कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो बैलेंस शीट में गए, फर्नीचर में रिड्यूस करके दिखाया 40, स्टॉक में 50 रिड्यूस करके दिखाया, ये दोनों लॉस को रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड पे डाल दिया, हाँ या ना। नेक्स्ट स्टॉक हो गया। फिर ऑफिस इक्विपमेंट कितना है, 280 है। ऑफिस इक्विपमेंट के बारे में नीचे क्या बोला है, रीवैल्यूड एट 327, तो ये तो बढ़ रहा है, तो गेन हो गया 47 का और बैलेंस शीट में ऐड करके हमने दिखा दिया, करेक्ट। नेक्स्ट 3 लाख पे 30,000 का प्रोविजन है डेटर्स में और बोला है कितना होना चाहिए, 5%। 3 लाख का 5% कितना होता है, 15,000, तो अभी 15,000 एक्सेस है ना, 15,000 का प्रोविजन रिवर्स कर देंगे तो गेन हो जाएगा। तो नेट में गाइज यहाँ पे 30 था, 15 रिवर्स कर दिया तो 15 ही बचा कि नहीं बचा, तो 3 लाख माइनस 15 ये 285 हो गया और ये 15,000 जो कम किया वो गेन हो गया। सबको समझा क्या गाइस, वो सब जगह 15 आ रहा है, कंफ्यूज मत करना, ऐसा मत सोचना हमने 15 क्रिएट किया है, हमने 30 में से 15 रिवर्स किया है, हाँ या ना, सबको समझ रहा है। चलिए आगे चलेंगे। फिर डेटर्स के बाद क्या दिया, जॉइंट लाइफ पॉलिसी 160, बट अभी उसकी सरेंडर वैल्यू कितनी हो जाएगी 150, तो 10,000 का लॉस हो गया, रिवैल्यूएशन में डेबिट कर दिया, हाँ या ना। नेक्स्ट कैश एट बैंक दिया है 150, अकाउंट बनाया, अकाउंट के डायरेक्टली कर दिया 150, अच्छा कुछ पैसे का लेन देन हो ही नहीं रहा है क्या, ठीक है, मैं होता तो पहले अकाउंट बना देता, फिर बाद में पता चलता है कि कुछ एडजस्टमेंट्स नहीं है, ठीक है। और पहला एडजस्टमेंट हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। गुडविल क्या है, 3 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 years, पिछले 4 साल का प्रॉफिट ऐड किया, डिवाइड बाय 4 किया, इनटू 3 किया, हाँ या ना, गुडविल मिल गया। गुडविल को पहले ओल्ड रेशियो में क्या किया, रेज, न्यू रेशियो में क्या किया, नेट पता चला, ए और सी से लेना है, बी को देना है, ऑब्वियसली बी छोड़ के जा रहा होगा फर्म, देखो ना कौन रिटायर हो रहा है, बी, तो बी को पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अभी जरूरी नहीं है ए और सी दोनों से मिलेगा या ए से मिलेगा या सी से मिलेगा, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन द रेशियोज, राइट गाइज। ओल्ड रेशियो था 3:2:1, न्यू रेशियो कुछ दिया नहीं है तो हमने क्या ले लिया, 3:1 ही ले लिया, हाँ या ना। ऐसे केस में सैक्रिफाइस या गेन रेशियो भी क्या रहेगा, 3:1 ही रहेगा, गेन रेशियो इन दिस केस विल बी 3:1, सबको समझा। तो 90 और 30 ए और सी में डेबिट, बी में क्रेडिट, तो हम जाते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, देखो बी में क्रेडिट कर दिया गाइस 90-30, ए और सी में हमने क्या कर दिया, डेबिट। नेक्स्ट सब में कुछ और बोला है क्या, बी का पैसा कहाँ ट्रांसफर करना है, उसके लोन अकाउंट में। हम लोग ने रिवैल्यूएशन बैलेंस किया, 462 का प्रॉफिट मिला, ये तो ओल्ड रेशियो में सबको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे हमने कैपिटल में लिख दिया क्रेडिट साइड पे बाय रिवैल्यूएशन। फिर हमने बी को बैलेंस किया, पहले कहाँ ट्रांसफर किया, बी के, ए और बी का बैलेंस किया, क्या किया, बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंस शीट में गए ये लिख दिया और फिर बी का लोन लिखा है ना। नेक्स्ट इसके बाद बैलेंस शीट क्या हो गई, कोई डाउट, इजी टफ, अपन इसको वापस से बोल रहा हूँ वर्टिकल करते हैं, ये थोड़ा हॉरिजॉन्टल किया हुआ है। ऑनलाइन वाले प्लीज सब लोग कंफर्म कीजिए इफ एवरीवन हैज अंडरस्टूड। आज अपन 9 से थोड़ा बहुत शायद एक्सटेंड करेंगे, देखते हाउ टाइम परमिट्स एंड क्लासरूम परमिट्स, बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ 10-15 मिनट रहा तो करेंगे, ज़रूरत पड़ी वो भी, अगर ऐसा रहा अपन एकदम परफेक्ट जगह पे तो ठीक है। गुडविल किसी ने पूछा वेटेड एवरेज से करेंगे तो चलेगा क्या, नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे क्लियर ट्रेंड नहीं है ना प्रॉफिट्स का। वेटेड एवरेज का भी यूज करना होता है जब क्लियर ट्रेंड होता है, या क्वेश्चन में बोला हो एक अलग चीज है, वरना क्लियर ट्रेंड हो इंक्रीज का,
यहाँ पे क्लियर ट्रेंड नहीं है ना, 90 40 के बाद 140 के बाद 120 हो गया, समझा ना खुशी। चलो आगे जाने से पहले गाइज मैंने ये नोट्स खोल लिए हैं, जिसमें मैंने अपने पुराने वाले नोट्स में से आपको यहाँ पे जॉइंट लाइफ पॉलिसी वाले तीनों मेथड्स निकाल लिए, और इसी पे बेस 3 छोटे छोटे सम भी थे जॉइंट लाइफ पॉलिसी के, वो भी मैं यहाँ पे करा देता हूँ, फिर देख लेना उसके आगे का तुम फोड़ लेना, ठीक है ना। इतना करा दूंगा तो मैं समझूंगा हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई। चलिए, सबसे पहला जॉइंट लाइफ पॉलिसी का मेथड सबसे सरल मेथड है, मैं कहूंगा भगवान करे जिंदगी में सब लोग यही फॉलो करें। सिंपल मेथड है जिसका नाम क्या है, प्रीमियम मेथड। क्या नाम है, प्रीमियम मेथड। क्या बोलता है, जब प्रीमियम पे करोगे तो खर्चे में डेबिट करो, जैसे नॉर्मल कोई भी इंश्योरेंस प्रीमियम करते हो, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक, आया ना, और साल के एंड में इस प्रीमियम को कहां ट्रांसफर कर दो भैया, जैसे तुम सारे खर्चों को करते हो। कोई डाउट इसमें? अरे हाँ है ना, जब भी जॉइंट लाइफ पॉलिसी का प्रीमियम भरा, एंट्री हुई इंश्योरेंस प्रीमियम टू बैंक, साल के एंड में होगी पीएनएल टू इंश्योरेंस प्रीमियम, जैसे हर खर्चे को करते हैं, रेंट को करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल को करते हैं, सब कुछ, सैलरी वेजेस सब कुछ हो गया। पॉलिसी के मैच्योरिटी पे पैसा आएगा, बैंक का एसेट बढ़ जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल में सीधा बांट दो, या अगर जैसे पहले कंफर्म किया फिर पैसा बाद में आने वाला है तो इंश्योरेंस कंपनी टू पार्टनर्स कैपिटल, जब पैसा आएगा तब बैंक टू इंश्योरेंस कंपनी हो जाएगा, हाँ या ना। अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल ऑन मैच्योरिटी कैन बी ईदर क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल और क्रेडिटेड टू जेएलपी एंड देन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, या फिर रिवैल्यूएशन में ले लो और फिर फाइनल डिफरेंस को क्या फर्क पड़ता है, अपन तो यही कर देंगे सीधा, है या ना। प्लीज बताइए सबको समझा है कि नहीं समझा है, ऑनलाइन भी सभी लोग बताइए। दिस इज द मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड, करेक्ट। ठीक है, सोल्यूशन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29 का। 29 क्या कहता है, रेड वाइट ब्लैक शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2। जॉइंट लाइफ पॉलिसी लिया कितने के लिए, 50,000 के लिए, प्रीमियम कितना था 3,000, हर साल 10 जून को भरते थे। सरेंडर वैल्यू 2018, 19, 20, 21 में इतनी थी। ब्लैक 15 अप्रैल 2022 को रिटायर हुआ। प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स अज्यूमिंग नो जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट इज मेंटेन्ड। नो जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट इज मेंटेन मतलब प्रीमियम मेथड हो गया, हाँ या ना, कि खर्चे में रिकॉर्ड करके खत्म कर देंगे। जॉइंट लाइफ पॉलिसी, यहाँ पे जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम अकाउंट नहीं बोला, वो तो बनाना ही पड़ेगा। जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट जिसमें हम असेट पे सरेंडर वैल्यू पे दिखाते हैं ना असेट को, वो बोला है, हम बना रहे नहीं है, ठीक है। तो सिंपल है, हर साल 10 जून को जब पे किया 3,000 रुपया, तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम टू बैंक हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ पे देख रहे हैं सब लोग। जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक, साल के एंड में कहां ट्रांसफर हो गया, पीएनएल में डेबिट हो गया। हर साल यही चलते रहा, 2019, 20, 21 सब में यही चला। सब अग्री करते हैं। कब पार्टनर रिटायर हुआ, 15 अप्रैल को, तब अपने को क्या मिलेगा, अभी रिटायरमेंट हुआ है, डेथ नहीं, तो क्या मिलेगा, सरेंडर वैल्यू। याद है ये कॉन्सेप्ट, सरेंडर वैल्यू और मैच्योरिटी वैल्यू में फर्क क्या होता है। अगर मैंने 1 लाख रुपए की पॉलिसी ली है, मैं आज मर जाता हूं तो 1 लाख रुपए मिलेंगे डेथ के केस में, है ना, वरना क्या मिलेगी, सरेंडर वैल्यू, जो जितने प्रीमियम्स भरे उसका थोड़ा सा हिस्सा हमें वापस मिलता है। तो यहाँ पे सरेंडर वैल्यू कितना है, 3,600 है ना। ये रिटायर हो रहा है, ब्लैक की मृत्यु हो रही नहीं है। तो जब 15 अप्रैल को 3,600 रुपए आएंगे तो बाय बैंक करके सीधा रेड व्हाइट ब्लैक में क्रेडिट कर दिया हमने, जो भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें। सबको समझा? ऑब्वियसली ना, क्यों नहीं होगा, ये तो प्रीमियम तो पहले का भरा हुआ है ना, तो ब्लैक बोलेगा ना, मैंने तो इसमें मेहनत की है, मेरे को क्यों नहीं मिलेगा इसका हिस्सा। समझा? चलें आगे। नेक्स्ट 29 हो गया, अभी 30th सम भी आई बिलीव इसी पे है क्या। दे टू का जॉइंट लाइफ पॉलिसी ऑफ 1 लाख, ए डाइज, अभी मर गया तो क्या होगा, सिंपल है, बैंक में 1 लाख टू ABC इन देयर ओल्ड रेशियो।
फर्क सिर्फ इसमें और पिछले वाले सब में ये था, उसमें सरेंडर वैल्यू मिल रही थी, इसमें क्या मिल रही है, मैच्योरिटी वैल्यू। क्या मिल रही है, समझा। अभी अगला मेथड है सरेंडर वैल्यू मेथड। ये मेथड मेरे को फिर भी अच्छा लगता है। इसके बाद वाला मेथड जो है ना, वो मेरे को ऐसे लगता है कि यार अननेसेसरी ऐसे बच्चे को ना पकड़ के ऐसे उसको टॉर्चर करने की कोशिश की जा रही है। मतलब कोई सेंस मेरी नज़रों में तो नहीं है, बट ठीक है, होगा कुछ जो मुझे नहीं पता है। तो सरेंडर वैल्यू मेथड में क्या बोलते हैं, सिंपल है, जब तुमने प्रीमियम भरा तो खर्चे में डेबिट मत करो, असेट बना दो। क्या बना दो, तो जर्नल एंट्री होगी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी का असेट बढ़ाने के लिए डेबिट और बैंक का असेट कम करने के लिए क्रेडिट। हाँ या ना, अरे हाँ या ना, असेट बढ़ाया। हर साल के एंड में चेक करो कि सरेंडर वैल्यू कितनी है। हर साल के एंड में क्या चेक करने का बच्चों, ठीक है। अभी जैसे मैंने 3000 का प्रीमियम भरा था, तो मैंने ये एंट्री करी, पहले साल के एंड में सरेंडर वैल्यू 500 रुपए, कितनी है, तो बचा हुआ 2500 मैं कहां ट्रांसफर कर दूंगा, पीएनएल में। पीएनएल टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी, क्या लिखा है, एक्सेस ऑफ सरेंडर वैल्यू। सरेंडर वैल्यू 500 है, तो एक्स्ट्रा कितना हुआ 2500, वो कहां ट्रांसफर कर दूंगा, पीएनएल में। फर्स्ट दो एंट्रीज रिपीट होते रहेंगी और हमेशा किस पे अपीयर करेगा बैलेंस शीट में, सरेंडर वैल्यू पे। हाँ या ना, सबको समझ रहा है, पक्का। जब भी जॉइंट लाइफ पॉलिसी मैच्योर होगी या सरेंडर होगी तो पैसा आएगा, बैंक टू जेएलपी डालो, जितना पैसा भी आया वो, और फिर जेएलपी को क्लोज करो और कहां ट्रांसफर कर दो, पार्टनर्स कैपिटल में। पार्टनर्स, समझा सबको। एक सम में दिखाता हूं 31 में, सेम सम है 50,000, 3,000 प्रीमियम हर साल पे कर रहे हैं, सरेंडर वैल्यू पहले साल में नील, फिर 900, फिर 2000, फिर 3600 है, देख रहे हैं। और यहां पे बोल रहा है कि 4000 मिला एंड में। पिछली बार कुछ बोला नहीं था तो हमने अज्यूम किया था प्रीवियस सरेंडर वैल्यू ऑफ 3600 मिला होगा, इस बार उन्होंने 4000 बोला है। सबको समझा। तो सम कैसे होएगा, ध्यान से देखिए। पहले साल में मैंने जॉइंट लाइफ पॉलिसी टू बैंक 3000 पे किया। अभी क्योंकि इस साल में सरेंडर वैल्यू कितनी है, 0, पहले साल में तो 0 है कि नहीं है बच्चों, हाँ या ना, तो पूरा 3000 कहां ट्रांसफर कर दिया मैंने, पीएनएल में। और बैलेंस कितना बचा, 0, ब्रॉट डाउन भी 0 हुआ, देख रहे हैं। अगले साल में 3000 पे किया, सरेंडर वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, 900, तो 2100 कहां ट्रांसफर कर दिया, पीएनएल में। मानते हैं ये बात, ये 900 मुझे पता था, ये यहां पे ब्रॉट डाउन कर दिया, 3000 फिर से पे किया। अब सरेंडर वैल्यू कितनी है, 2000, यहां पे 2000 लिख दिया मैंने, बैलेंसिंग फिगर 1900 कहां ट्रांसफर कर दिया, पीएनएल में। एक्चुअली थोड़ा सा इसमें गलत बोल गया, गलत इन द सेंस ऑर्डर कैसा होना चाहिए, सिंपल है, पहले क्लोजिंग बैलेंस लिख लो और बैलेंसिंग फिगर को कहां ट्रांसफर कर दो, पीएनएल में, है ना। और गाइस ये जो सरेंडर वैल्यू होती है क्यूमुलेटिव होती है। क्यूमुलेटिव मतलब आज तक के जितने प्रीमियम भरे उन सब में से मिला के, ऐसा नहीं है कि 3000 में से 2000 सरेंडर वैल्यू, नहीं, आज तक की अभी 2000 है, समझ रहे हैं सब लोग। अगले साल अब 2000 ब्रॉट डाउन हुआ, 3000 का प्रीमियम भरा, बैलेंस कितना है 3600, तो कितना ट्रांसफर हो गया पीएनएल में, 1400। अभी अगले साल मैंने 3600 ब्रॉट डाउन किया, करेक्ट। अभी क्योंकि प्रीमियम मैं कब पे कर रहा था, 10 जून को, बट पार्टनर रिटायर ही 15 अप्रैल को हो गया, तो मुझे प्रीमियम भरने की आवश्यकता नहीं है, सीधा मुझे सरेंडर वैल्यू मिली, कितनी मिली, 4000, 4000 रुपया मिला, तो यहां पे बाय बैंक लिखा 4000, बैलेंसिंग फिगर कहां ट्रांसफर हो गया, पार्टनर्स कैपिटल में। कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो। प्लीज बताइए, सबको समझा। बैंक, अगर यही सम में 30 सेकेंड सम में वेरिएशन क्या बोला है कि अगर इसी में मैच्योरिटी आ जाती, मतलब मृत्यु हो जाती किसी पार्टनर की, तो बैंक टू जेएलपी 1 लाख आता, देख रहे हो। अच्छा, इसमें क्या बोला है, सरेंडर वैल्यू कितनी है, 10,000, बैलेंस शीट में अभी कितनी वैल्यू अपीयर कर रही है, 10,000, कितनी अपीयर कर रही है। तो अगर आप ये जेएलपी अकाउंट देखोगे तो यहां पे है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000, अभी कितने में मैच्योर हो रही है, 1 लाख में, तो यहां पे आएगा बाय बैंक 1 लाख, तो बैलेंसिंग फिगर कितना आया, 90,000, जिसको ए बी सी में बांट देंगे। सबको समझा,
बस वो सरेंडर वैल्यू और उसका फर्क है और कुछ नहीं है। शुड वी मूव अहेड? लास्ट मेथड समझ लेते हैं। इसमें हम पहले तो ये दोनों मेथड सबको क्लियर है क्या अभी तक के? गाइस आई वांट ऑनलाइन आल्सो पीपल टू कंफर्म। बढ़िया, पहले दो मेथड समझ गए क्या? चलिए वील मूव ऑन टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व मेथड। जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व में क्या होएगा, आपको बैलेंस शीट में रिजर्व अकाउंट भी मेंटेन करने का और जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट भी मेंटेन करने का एट सरेंडर वैल्यू। एट तो सिंपल है, हर साल में पहले जितना प्रीमियम भरा, जैसे पहले साल में 3000 का प्रीमियम भरा तो 3000 को आपने JLP टू बैंक किया। अरे हाँ या ना, JLP टू बैंक पहले आपने प्रीमियम पेमेंट के टाइम पे किया। साल के एंड में क्या बनाने का? JLP PNL अप्रोप्रिएशन टू JLP रिजर्व कितना आ गया? 3000 आ गया। हाँ या ना? अभी सरेंडर वैल्यू समझो 1000 है तो 2000 रुपया आपको ये असेट, अभी देखो असेट अपन ने बढ़ाया है, यहाँ पे असेट कम किया है, यहाँ पे खर्चा बढ़ा दिया है 3000 का और ये एक रिजर्व बढ़ाया है मैंने। हाँ या ना? अभी मैंने इस मेथड में बेनिफिट क्या होता है, मेरा पूरा खर्चा पीएनएल में ऑलरेडी जा चुका है। डू यू गाइस एग्री? मैंने पीएनएल अप्रोप्रिएशन में 3000 डाला तो खर्चा चले गया क्या नहीं चले गया? अब हम क्या करते हैं, जो भी एक्सेस है, समझो सरेंडर वैल्यू 1000 है तो 2000 का जो एक्सेस है उतने से इस रिजर्व को भी कम कर देते हैं और जॉइंट लाइफ पॉलिसी के एसेट को भी कम कर देते हैं। समझा? तो ये एंट्री बैलेंस शीट टू बैलेंस शीट हो गई कितने की? 2000, बिकॉज सरेंडर वैल्यू मैंने कितनी ली है बच्चों? 1000 ली है। हाँ या ना? गाइज मैंने सरेंडर वैल्यू कितनी मानी? 1000 ना, तो एक्सेस ऑफ सरेंडर वैल्यू को मैंने कहां ट्रांसफर कर दिया? एडजस्ट कर दिया। करेक्ट? ये तीनों एंट्री हर साल होती रहेंगी इन सच अ वे दैट JLP एंड JLP रिजर्व विल अपीयर इन द बैलेंस शीट एट इट्स सरेंडर वैल्यू। हर साल किस पे अपीयर करेंगे? सरेंडर वैल्यू पे। जब भी मैच्योर होएगा तो पैसा आएगा बैंक टू JLP। ये तो सेकंड मेथड से सेम है कि नहीं है? सेकंड मेथड में भी यही करते थे कि नहीं करते थे? साथ के साथ JLP रिजर्व को भी क्लोज करके कहां ट्रांसफर कर दो? जॉइंट लाइफ पॉलिसी में। और फिर JLP अकाउंट को जब बैलेंस करोगे तो उसको कहां ट्रांसफर कर दो? पार्टनर्स कैपिटल में। समझा सबको? जैसे मेरे को 50,000 रुपए आए तो मैंने यहाँ पे 50,000 लिखा, रिजर्व में 1000 रुपया था, मैंने ये 1000 रुपया जॉइंट लाइफ पॉलिसी में ट्रांसफर कर दिया कि नहीं कर दिया? फिर जो भी बैलेंसिंग फिगर रहेगा वो पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा। इजी टफ गाइस? चले आगे। अभी यहाँ पे सम में क्या है? ABC पार्टनर्स है, 5:3:2 है, 1 लाख का पॉलिसी है। बैलेंस शीट में सरेंडर वैल्यू कितना है? 10,000 और रिजर्व में भी उतना है। ए मर गया और फर्म को 1 लाख रुपए मिले। 1 लाख रुपए मिलेंगे तो पहले बैंक टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी। हाँ या ना? JLP रिजर्व में जो बैलेंस है उसको कहां ट्रांसफर कर देंगे? अभी JLP अकाउंट में। हाँ या ना? अभी JLP अकाउंट अगर आप इमेजिन करो तो इसमें तो पहले टू बैलेंस ब्रॉट डाउन है 10,000 का। हाँ या ना? ऑलरेडी जो सरेंडर वैल्यू थी वो अपीयर कर रही थी। फिर JLP रिजर्व आया क्रेडिट साइड पे बाय JLP रिजर्व 10,000। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? फिर आया बैंक टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी बाय बैंक 1 लाख। बैलेंस करोगे तो कितना प्रॉफिट मिलेगा? 1 लाख जो हम बांट देंगे A, B और C में। वो यहां पे किया कि नहीं किया? उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इजी टफ? या हो गया मेरा काम अभी आज के लिए, बस थक गया मैं। डन? प्लीज गो अहेड। सबको समझा? क्या बचता है अभी मेरा काम? अगला सम ट्राई करेंगे। कुछ कॉम्प्लिकेशन है क्या अगले सम में? सेकेंड सम में रीवैल्यूएशन बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल बनाना है जिसमें JLP का कुछ कॉन्सेप्ट है, कैश बैंक है, बैलेंस शीट है। बहुत ही इजी नहीं है? सब में कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन उस तरीके से होगा ये कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी सरेंडर हुई है, JLP अकाउंट नहीं बनाना है बट अकाउंटिंग है उससे रिलेटेड। जैसे अभी यहाँ पे तेरा बैलेंस शीट में JLP अपीयर नहीं कर रहा है, इसका क्या मतलब है? तू जितना भी प्रीमियम भरता है तू पहला मेथड फॉलो कर रहा है। देखो अगर बैलेंस शीट में कुछ नहीं अपीयर कर रहा है मतलब इंसान कौन सा मेथड फॉलो कर रहा है? फर्स्ट मेथड, प्रीमियम मेथड, के प्रीमियम को PNL में ट्रांसफर कर देते हैं, स्टोरी खत्म। अगर बैलेंस शीट में JLP दिखता है मतलब आदमी कौन सा फॉलो कर रहा है? सेकंड,
जीएलपी और जीएलपी रिजर्व दिखता है, मतलब कौन सा फॉलो कर रहा है, थर्ड। अभी ऑनलाइन एक डाउट है, फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग ने जेएलपी को बी के कैपिटल में क्यों नहीं ट्रांसफर किया इवेंचुअली टू हिज लोन। द क्वेश्चन सेज इट इज टू बी शोन इन द बैलेंस शीट बट इवन बी डिजर्व्स। ये प्रथम आपको एकदम वैलिड पॉइंट है, इवन आई अग्री टू दिस, आई विल गेट बैक ऑन दिस। मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। मतलब इनफैक्ट जब मैंने जेएलपी का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया तो मेरे खुद के माइंड में ये आ गया था कि ये होना चाहिए, उसको जॉइंट लाइफ पॉलिसी का कुछ मिलना चाहिए, बट आई विल गेट बैक, लेट मी थिंक अबाउट इट। ओके, चलिए गाइज आप लोग सेकेंड सम स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, तो ये वाले में जॉइंट लाइफ पॉलिसी सरेंडर कर रहे हैं, सॉरी ये वाला मैं एक पॉइंट डिस्कस कर लेता हूँ। तो 3,50,000 में सरेंडर करी, सिंपल है। बैंक टू जॉइंट सॉरी जेएलपी अकाउंट उसने लिखा है यहाँ पे, बैलेंस शीट में दिखाया है क्या जेएलपी? नहीं ना, तो उसको यहाँ पे आइडियली सीधा बाय बैंक लिखना चाहिए था और किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए था, ओल्ड रेशियो में। समझा सबको? कोई डाउट? चलिए आ जाओ, प्लीज स्टार्ट विद द सेकेंड सम गाइस। मैं इसको पूरा स्क्रीन पे नहीं प्रेजेंट कर पा रहा हूँ। अगर ऑनलाइन वाले जिसके पास किसी के पास बुक नहीं है ना, तो जल्दी से पहले ये बैलेंस शीट का स्निप ले लो, फिर मैं नीचे स्क्रॉल कर दूंगा और एडजस्टमेंट्स प्रेजेंट कर दूंगा स्क्रीन पे। अगर कोई बच्चा ऑनलाइन कर रहा है लेक्चर अटेंड और उसके पास नहीं है यहाँ पे बुक अभी आपके पास अवेलेबल, तो प्लीज पहले इस पार्ट का स्निप ले लीजिए, फिर हम स्क्रॉल कर देंगे। चलिए डन, स्निप ले लिया होगा जिसको लेना है। मैं चाहता हूं नीचे प्लीज ये सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं सब लोग। प्रथम थिंकिंग अबाउट इट जस्ट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, जॉइंट लाइफ पॉलिसी वाला, वो पैसा आएगा भी तो सरेंडर वैल्यू पे ही आएगा, तो एंट्री होगी बैंक टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट, तो उसमें कुछ प्रॉफिट लॉस तो होएगा ही नहीं। अगर मेरा बैलेंस शीट पे जॉइंट लाइफ पॉलिसी अपीयर भी कर रहा है, मतलब मैं आपके डाउट के बारे में ही सोच रहा था। इनफैक्ट मैं तो जब आप मेरे जॉइंट लाइफ पॉलिसी पढ़ाना स्टार्ट किया था, मैं तब से ही वही सोच रहा था कि अगर मेरी बैलेंस शीट में जॉइंट लाइफ पॉलिसी अपीयर कर रहा है और फिर कोई रिटायरमेंट हो भी रहा है, तो कुछ पैसा आ रहा है, तो जो कुछ प्रॉफिट लॉस रहता है वही अपन ट्रांसफर करते हैं ना पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। जैसे अभी मैंने यहाँ पे जो सेकंड मेथड कराया था बेटा, यहाँ पे सेकंड मेथड देख, ये वाला था सेकंड मेथड जिसमें जॉइंट लाइफ पॉलिसी अपीयर कर रहा था, जो डिफरेंस बैंक से एक्स्ट्रा आया था वही पार्टनर्स के कैपिटल में गया था। तो हमने उस समय रिवैल्यूएशन में तो वो 10,000 ले ही लिया ना। अभी फ्यूचर में क्या होएगा बेटा, अगर जॉइंट लाइफ पॉलिसी समझ मैच्योर होता है, मतलब मैच्योर नहीं, मतलब समझ अभी अपन सरेंडर कर देते हैं और 1,60,000 मिलता है एज इन द केस ऑफ फर्स्ट सम। गाइस डाउट यहाँ पे क्या है, एक सेकेंड ना, मैं आपको डाउट भी बता देता हूँ सभी लोगों को। मैं खुद सोच रहा था बट नाउ आई थिंक आई हैव कम टू अ कंक्लूजन। उसका सवाल ये है, सर यहाँ पे जॉइंट लाइफ पॉलिसी 1,60,000 है, तो इसका पैसा भी तो बी को मिलेगा जो छोड़ के जा रहा है। गाइस ये तो बैलेंस शीट में एक एसेट दिख रहा है, कल को ये एसेट मैच्योर होके आता भी है तो कोई फायदा नहीं है ना। हमने उतने प्रीमियम्स भी तो खर्चे में कम रिकॉर्ड किए नहीं किए? अरे भाई अगर अपन ने प्रीमियम भरा है, वो पैसा आ रहा है वापस, तो इन अ वे मेरे एक्सपेंस की रिकवरी है कि नहीं है? ये तो मैंने ऑल्टरनेट अकाउंटिंग फॉलो करते हुए उसको एसेट दिखा दिया। तो इज दिस सम न्यू इनकम दैट इज हैपनिंग? नो, आई एम जस्ट रिकवरिंग समथिंग दैट आई हैव डिपॉजिटेड समवेयर एल्स, राइट और रॉन्ग? तो ये 1,60,000 से वैल्यू 1,50,000 हुई, जो डिफरेंस है वो हमने एडजस्ट कर दिया पीएनएल एडजस्टमेंट में, यानी रिवैल्यूएशन में। तो बाकी कुछ का करने की आवश्यकता बनती ही नहीं है। समझा प्रथम? अगर प्रॉफिट हुआ होता, ऐसा होता किसी की डेथ हो गई और एक्स्ट्रा पैसा आता, कुछ भी प्रॉफिट लॉस, यार ये देखो ना, ये वाला मेथड देखो, यहाँ पे 3,600 की सरेंडर वैल्यू थी, हाँ या ना? करेक्ट। बट जब पार्टनर छोड़ के गया तब हमें मिला कितना? तो जो 400 रुपए एक्स्ट्रा मिला था वही प्रॉफिट था कि नहीं था, जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया कौन से रेशियो में? अभी इस वाले सम में हमने वो 400 रुपया करने की बजाय रिटायरमेंट वाले पहले सम में जो हमने सॉल्व किया, हमने यहाँ पे रिवैल्यूएशन में 10,000 डेबिट कर दिया क्योंकि वैल्यू कम हो रही थी।
वो लॉस भी तो ऑटोमेटिकली ओल्ड रेशियो में चले ही गया कि नहीं चले गया। अभी फ्यूचर में बेटा अगर 1.5 लाख रुपए का रिकवरी होता है तो एंट्री क्या होगी, बैंक टू जेएलपी, और वो क्लोज हो जाएगी। दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग। बताइए कोई डाउट है इसमें? सबको समझा? हाँ, बट गुड पॉइंट, मतलब पढ़ते पढ़ते मुझे भी आ गया था, बट वो क्या होता है ना, अपन वैसा सोचते हैं अरे वो पैसा आने वाला है, वो उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बट लॉजिकली सोचे तो वो सिर्फ एक असेट लिक्विडेट होके पैसा आ रहा है। ऐसे तो फ्यूचर में लैंड भी बेचा जा सकता है, बिल्डिंग भी बेचा जा सकता है, उन सब का भी तो पैसा आएगा कि नहीं आएगा, बट वो सोच ही नहीं सकते ना, क्योंकि वो तो उसको कैपिटल में हिस्सा मिला ही हुआ है ना उन सब चीजों का। समझ रहा है? यस, गुड, थैंक यू। आई एम रियली सॉरी गाइज, ऑनलाइन वाले सुन नहीं पा रहे थे, तो मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ जो मैंने अभी तक कहा। थैंक यू ईशा, बाकी ऐसे निकम्मे साले बोले भी नहीं। बट जस्ट टू टेल यू, मैं आज आपको वो एक जो सम दिया हुआ है वो डिस्कस करा के छोड़ दूंगा। मैं आपको अगले कल का बता रहा हूँ। कल वील सॉल्व द थर्ड एंड फोर्थ सम फॉर रिटायरमेंट एंड डेथ। वो डेथ के दोनों समय बहुत ईजी है, वो हो जाएगा। देन देर इज दिस डिसोल्यूशन वाला टॉपिक, जो डिसोल्यूशन वाला मैं कल नहीं करवा रहा हूँ। मैं आपको रीजन बताता हूँ क्यों, क्योंकि डिसोल्यूशन के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए कि वो नोट्स वोट्स भी रेफर करने हैं मेरे को एक बार पुराने वाले, और आज बीइंग अ वर्किंग डे मैं वो कल सुबह के लिए रेडी नहीं कर पाऊंगा। मैं आपको एकदम ऑनेस्टली बता रहा हूँ, आई नीड सम टाइम फॉर इट। तो मैं कल आपको इशू ऑफ शेयर्स करा देता हूँ, जो मुझे पता है कि इतना हलवा है कि अपन ने 12वीं में किया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी को भी। अपने को सिर्फ आप लोगों को भी एक ही दिन का टाइम है, तो आप लोग भी क्या कीजिए, कल के लिए सिर्फ इशू ऑफ शेयर्स कर लीजिए और इशू ऑफ डिबेंचर्स कर लीजिए। दोनों बहुत ईजी हैं। आप लोग को सिर्फ घर से इशू ऑफ शेयर्स और इशू ऑफ डिबेंचर्स करके आना है। मैं कल इशू ऑफ शेयर्स तो ट्राई करूंगा खत्म ही हो जाए, क्योंकि इसमें मेरे को कुछ कॉन्सेप्ट रिविजन तो कराना नहीं है। आप लोगों के पास वापस से मैं रीआइट्रेट करूंगा, मेरे जो रिविजन लेक्चर्स हैं 12th के बोर्ड एग्जाम्स के दौरान जो लिए थे, उनके वीडियोस के लिंक है। उसमें इशू ऑफ शेयर्स का पूरा 200% थियरी डिस्कस किया हुआ है। अगर कोई बच्चा देखना चाहे तो वो देख सकता है। वो किसी ना वो पुराने वाले ग्रुप पे शेयर होगा पीए का, जिसमें बहुत सारे बच्चे थे ना, उस पे से आप वो देख सकते हैं, है या ना? समझ रहे हैं? तो वो 4 वीडियोस हैं, उसमें देख लोगे तो इनफैक्ट उसमें अगर आपको एडमिशन रिटायरमेंट का भी देखना हो अदर देन गुडविल तो देख सकते हैं, बट कुछ काम नहीं आएगा क्योंकि उसके अलावा का तो बहुत ईजी है। बट यस, यू कैन लुक एट एटलीस्ट इशू ऑफ शेयर्स का वीडियो। ठीक है, ये जरूर कर लीजिएगा सब लोग, इशू ऑफ शेयर्स उधर से रिवाइज कर लीजिएगा। फिर डिबेंचर्स तो बहुत ईजी है, कल एटलीस्ट डिसोल्यूशन एंड इशू ऑफ शेयर्स खत्म करने की कोशिश करेंगे। इफ टाइम परमिट्स इशू ऑफ डिबेंचर्स स्टार्ट कर देंगे। फिर उसके बाद अपन क्या करेंगे, पहले अभी फिर ऑर्डर में कंपनी अकाउंट्स ही ले लेंगे, और फिर एंड में लास्ट टॉपिक दैट वी विल डू विल बी डिसोल्यूशन। क्लियर है सभी बच्चों को? चलो डन। तो अभी मैं ये रिटायरमेंट का सेकेंड सम करा रहा था, ये रहा राम, हरि और मोहन वाला। बैलेंस शीट दिया है, तीनों का कैपिटल गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्रेडिटर्स दिया है 5 लाख का, क्वेश्चन में क्या किया है 50,000 के क्रेडिटर्स को राइट बैक करना है, करेक्ट? तो 4.5 लाख हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा क्रेडिटर्स? 4,50,000 लिख दिया, 5 लाख में से 50,000 लेस रिटर्न बैक, और ये 50,000 हमको गेन हो गया रिवैल्यूएशन में क्रेडिट, हाँ या ना? 31 मार्च की बैलेंस शीट दी है और 31 मार्च को ही बंदा छोड़ के गया है, हाँ या ना? आपके लिए गाइस जो नई बैलेंस शीट बनेगी वो आपके लिए या तो आप 31 मार्च की वापस से रिवाइज बोलो या 1 अप्रैल की बोलो, इट्स वन एंड द सेम, करेक्ट? ओपनिंग में ये रहने वाला है आपके लिए। अब नेक्स्ट आइटम क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग 10 लाख। लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में क्या बोला है, 20% से अप्रिशिएट, सॉरी 30% से अप्रिशिएट। मशीनरी में क्या बोला है, 20% का डेप्रिसिएशन। स्टॉक को 5 लाख से बोला है 4.5 लाख। ये तीनों एडजस्टमेंट्स देखते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग कितना था, 10 लाख, 30% बढ़ा के कितना हो गया, 13 लाख। मशीनरी कितना था, 17 लाख, 20% कम करके हो गया 13,60,000। स्टॉक था उधर 5 लाख, 50,000 रिड्यूस करके 10% रिड्यूस करके ये हो गया। इनके जो रिस्पेक्टिव प्रॉफिट्स एंड लॉसेज हैं, लैंड एंड बिल्डिंग का प्रॉफिट, मशीनरी का लॉस और स्टॉक का लॉस यहाँ पे डाल दिया, हाँ या ना? किसी को कोई आपत्ति विपत्ति है इसमें? बहुत ही बढ़िया है, हलवा सम एकदम। डेटर्स 6 लाख के है, डेटर्स के बारे में कुछ बोला है क्या? प्रोविजन बना दो 5%, तो लॉस हो गया कि नहीं हो गया 30,000 का? क्योंकि अभी प्रोविजन 0 है, 5% बनाएंगे तो हमें घाटा हो जाएगा।
यहाँ पे लिख दिया डेटर्स लेस प्रोविजन। ये इन्होंने शॉर्टकट में किया है, ऐसे एग्जाम में मत करके आना, लाफा पड़ेगा घर वालों से जब पता चलेगा कि इसकी वजह से पास नहीं हुआ है। समझ रहे हो? प्लीज ऐसी कोई गलती मत करना कि जब आप पेपर मंगा के देखे आपको अफसोस करना पड़े। मेक श्योर कि आप बहुत मेहनत से करके आए पेपर। कैश इन बैंक बैलेंस 2 लाख, यहाँ पे लिख दिया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2 लाख। किसने पेपर्स करना स्टार्ट किया है, पास पेपर्स और आरटीपीस? कितने लोगों ने ऑनलाइन भी स्टार्ट किया है? जो चैप्टर्स मैंने करा दिए एटलीस्ट उनके लिए। ऑनलाइन सिर्फ एक बच्चे ने स्टार्ट किया है, ईशा आपने स्टार्ट किया है? ओके, बाकी एकदम ऑनेस्टली मेरे को बताइएगा, जितने चैप्टर्स कर लिए अपन ने उनका कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो? पक्का? और बाकी जनता ऑनलाइन वाले भी कर पा रहे हैं उस चैप्टर्स का? तो आपका कॉन्फिडेंस आई होप बिल्ड हो रहा होगा, क्योंकि समझो पास पेपर्स कर पा रहे मतलब वही है ना, वही लेवल का आएगा ना एग्जाम में। बस एक चीज है, हमेशा हर साल के पेपर में मैं ऐसा मानता हूं 1 या 2 सम ऐसे आ जाएंगे जिसका मेथड बहुत यूनिक रहेगा। यूनिक मतलब कुछ नया रहेगा, मे बी जो आज तक शायद कवर ना हो। फाउंडेशन में इतना नहीं होता ऐसा, बट इंटर फाइनल में तो बहुत होता है। तो आप ये समझिए कि मैक्स आपको रिस्क रहेगा तो 10-15 मार्क का रिस्क रहेगा पेपर में, बट उसमें भी ऐसा नहीं है ना कि कुछ नया है तो कॉन्सेप्ट ही नया हो जाएगा, कुछ सम का टाइप नया होगा। आप समझ रहे हैं? तो आप कैसे ना कैसे कर पाएंगे अगर आपने थोड़ा ध्यान दिया एग्जाम में, तो वरना उसमें थोड़ा बहुत कम आ जाएगा। आप समझ रहे हो? तो ऐसे सब यूनिक चीजें होंगी एग्जाम में, बट घबराना मत। चलिए आगे चलते हैं। मैंने बैलेंस शीट पूरा कर लिया, मैंने पहला एडजस्टमेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा भी कर लिया। 5वां है कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी को सरेंडर करके 3.5 लाख मिले। कई सभी जॉइंट लाइफ पॉलिसी बैलेंस शीट में नहीं दिख रहा था, इसका मतलब है कंपनी फॉलो करती है प्रीमियम मेथड। अभी इसका पैसा मिला है तो हमको सब में बांटना ही पड़ेगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, हाँ या ना, इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। समझा सभी लोगों को? नेक्स्ट, फर्म की गुडविल कितनी है? 630, और हरी का शेयर हम करेंगे जस्ट राम और मोहन में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका न्यू कितना है? 3:2। तो गुडविल का वर्किंग नोट देख लेते हैं बच्चों, सिंपली हो जाएगा अपना काम। नहीं दिया है क्या? अरे माँ कसम, गुडविल का वर्किंग नोट ही नहीं है। कोई बात नहीं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ओल्ड कितना है बच्चों? 2:3:2 है। राम, हरी और मोहन। हरी छोड़ के जा रहा है और मोहन, ये लोग का कितना है? 3:2। सिंपल है। 630 का गुडविल है, राम, हरी, मोहन। 630 को पहले 2:3:2 में करते हैं तो यहां पे 180, 270, 180। दिस विल बी क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट। ऐसे ही कराता था ना वर्किंग नोट, रेज, याद आया? अब ये एग्जैक्ट वैसा है। अब क्या होएगा? राइट ऑफ। 630 को क्या रेशियो में? 378 यहां पे आएगा बेटा, और यहां पे कितना आएगा? हाँ, थैंक यू, डेबिट डेबिट। तो यहां पे बच्चों 198 डेबिट हो जाएगा, यहां पे 72 डेबिट हो जाएगा, और यहां पे 270 क्रेडिट हो जाएगा। इजी टफ है ना? तो एंट्री हो गई राम, मोहन टू हरी। लेट्स चेक। हाँ, पहले तो राम और मोहन में डेबिट, हरी में क्रेडिट। राइट, परफेक्ट वर्किंग, ठीक है ना? समझा सभी लोगों को? आगे चलते हैं। टोटल कैपिटल विल बी द सेम एज बिफोर रिटायरमेंट। बिफोर रिटायरमेंट कैपिटल कितना था? 10, 15, 10, 35 हो गया। हमको बाद में भी 35 रखना है, बट कौन से रेशियो में रहेगा? उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो पहले कितना था? 35 लाख था ना कैपिटल, 10, 15, 10, तो 35 लाख ही रहेगा। बाद में 3:2 के रेशियो में तो 21 लाख और 14 लाख हो गया कि नहीं हो गया? वो हमने लिख दिया यहाँ पे भी और बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे भी। सबको समझा? ठीक है। अब उसके बाद क्या बोलता है? हरी का जो भी पैसा है वो 50% रिटायरमेंट पे दे देंगे, बैलेंस 1 साल बाद। ठीक है, वो बाद में देखते हैं, अभी हम सोल्यूशन में जाते हैं। मेरा रिवैल्यूएशन हो गया है, बैलेंस कर दिया, लॉस मिला, कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बच्चों? यहाँ पे क्रेडिट, तो पार्टनर्स के कैपिटल में डेबिट, हाँ या ना? चलिए आगे चलते हैं।
कैश और बैंक की हम एंट्रीज थोड़ी भूल गए थे गाइस। जॉइंट लाइफ पॉलिसी जो पैसा आया था वो यहाँ पे डेबिट किया था, उन्होंने टू JLP लिखा है, मैं होता तो टू पार्टनर्स कैपिटल ही लिख देता है ना। ठीक है, अभी क्या हो रहा है ना, पहले हरि का बैलेंस करने से पहले राम और मोहन का बैलेंस करते हैं। उनका हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस है, बाकी सब कुछ है, तो जो बैलेंस रहेगा या तो वो बाय करंट या तो बाय कैश बैंक कुछ लिखना पड़ेगा, कुछ बोला नहीं है तो कैश बैंक से एज्यूम कर लेते हैं। तो बाय कैश बैंक 12,18,000 और 3,92,000 ये लेने को आया, वहां पे क्रेडिट, तो कैश बैंक में डेबिट। डू यू गाइज अग्री? हरी का अकाउंट बैलेंस किया, कैलसी पे पहले बैलेंस किया तो कितना मिला? 18,90,000। उसमें से हाफ लिखा टू कैश बैंक, हाफ लिखा टू हरीज लोन, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा कहता है ना यार, आधा इमीडिएटली पे करेंगे ऑन रिटायरमेंट और आधा 1 साल बाद। सबको समझा? तो ये दोनों अमाउंट यहां डाले। इसमें से जो 945 है वो कैश बैंक में क्रेडिट में गया और बैलेंस 945 बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज में चले गया। सबको समझा? कैश बैंक अकाउंट को बैलेंस किया 12,15,000, वो 12,15,000 एसेट में लिख के, इसके बाद आपकी बैलेंस शीट क्या हो गई भैया? टली 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 हो गई। कोई डाउट इसमें? इजी और टफ? क्वाइट इजी गाइस? ऑनलाइन सभी लोग कंफर्म कीजिए प्लीज। ठीक है, वो इश्यू ऑफ शेयर्स वाला वीडियो है क्या सबके पास पक्का, कि मैं देख के फॉरवर्ड करूं? एक सेकंड दीजिए गाइस, मेरे को वो मिल गया यार, मेरा इश्यू ऑफ शेयर्स वाला वीडियो, रादर मेरे उसमें सारे वीडियोस जो हैं मेरे को मिल गए हैं, एडमिशन वाला भी, वो मैंने सब फॉरवर्ड कर दिए हैं आपको अभी। आया क्या देखो ग्रुप पे? उसमें जो 27 फरवरी वाला लास्ट वाला वीडियो देखोगे तो उसमें इशू ऑफ शेयर्स का है, एक बार प्ले करके देख लो। मेरे हिसाब से तो वो चल रहा है, एक बार चेक कर लो प्लीज लिंक। सोल्यूशन 1 मैंने ये वाला पीडीएफ शेयर नहीं किया है क्या? पार्टनर्स क्या ये पार्टनरशिप वाले का सोल्यूशन का मैं भी कर देता हूँ, कर दिया। ठीक है, फर्स्ट 2 टॉपिक के लिए भी रह गया होगा ना आप लोगों का। तो आज अपना ये आप ऐसा समझ लो, आज अपना एडमिशन रिटायरमेंट हो गया, नॉट बैड। कल हम डेथ खत्म करेंगे और कल ही हम इश्यू ऑफ शेयर्स तो खत्म कर ही लेंगे। गाइज एक रिक्वेस्ट है, प्लीज इश्यू ऑफ शेयर्स का ये वीडियो देख के आइए, आपका 90% काम हो जाएगा। और एक बार देख लीजिएगा मैंने CFC से रिलेटेड कुछ एडिशनल कराया है क्या, और प्लीज इश्यू ऑफ डिबेंचर्स भी देख के आइएगा। प्लीज ऐसा मत कीजिए, आज तो फुल डे है आपके पास अवेलेबल, 2 घंटे का 2.25 घंटे का लेक्चर हुआ है, प्लीज उसको यूटिलाइज कीजिए। और एक रिक्वेस्ट है, आई होप सभी लोग प्रैक्टिकल और थियरी के कॉम्बिनेशन में पढ़ रहे हैं, वो मिस्टेक मत कीजिए कि जोश जोश में सिर्फ सारा प्रैक्टिकल पढ़ लीजिए, एंड में थियरी पढ़ने में बहुत जान पे आएगा। मैं देता हूँ समझ रहे हैं सब लोग? ठीक है, दैट्स इट गाइस, दैट्स इट, थैंक यू, बाय गाइस, टेक केयर बेटा।